तो आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है और बहुत सारा बच्चा लोग को इस चैप्टर से बहुत डर लगता है ना। तुम लोग में से कौन कौन वो बच्चा जिसको शेयर्स में डर लगता है बता दो पहले ही, उस हिसाब से फिर हम उन पे ध्यान देंगे। सिर्फ एक बच्चा को डर लगता है, बाकी सब शेयर्स में शेयर है। बढ़िया, चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट के पीछे का रीज़न जानना है कि शेयर्स क्या है, क्यों है, कब आया, कैसे आता है, क्या होता है। तो एक कंपनी है, मानो ये है रिलायंस लिमिटेड लिखे या प्राइवेट लिमिटेड लिखे। प्राइवेट लिमिटेड क्या शेयर्स इशू कर पाएगा? सिर्फ पब्लिक कंपनी शेयर इशू कर सकते हैं। अच्छा, क्या हर पब्लिक कंपनी का शेयर मार्केट में घूम रहा है? नहीं ना। तुम लोग ये चीज़ का डिस्टिंक्शन कर लो अपने दिमाग में कि अगर कोई पब्लिक कंपनी है और वो लिस्टेड है तो वो शेयर्स इशू कर सकता है। अगर वो पब्लिक है लेकिन लिस्टेड नहीं है तो शेयर इशू करेगा कहाँ पे? भैया ये लिस्टेड का मतलब रिलायंस को पैसा का ज़रूरत है। रिलायंस पैसा कैसे ले सकता है? भैया दो उपाय हैं। पहला, उधार ले लेगा। अच्छा, जब उधार लेगा तो क्या नाम से लेगा? हो सकता है वो लोन ले बैंक से, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। भैया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है? अरे एनबीएफसी कोई नॉन बैंकिंग है, कोई ऐसा कंपनी जो बैंक नहीं है लेकिन उधार देने का काम करता है। मुथूट फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस में तुम लोग अकाउंट खोल सकता है क्या? लेकिन वो उधार देता है ना, तो वैसा कंपनी। या फिर वो उधार लेने के लिए क्या करता है इशू? डिबेंचर। डिबेंचर इज अ टाइप ऑफ उधार, डेट, लोन, ठीक है। या फिर वो बोलेगा कि तुम मेरा ओनरशिप में हिस्सा ले लो। भैया ओनरशिप में हिस्सा का मतलब इसी को शेयर्स बोलते हैं। भैया क्लियर नहीं हुआ ओनरशिप में हिस्सा का मतलब। कंपनी का ओनर अक्सर कौन होता है? या तो ध्यान से समझना, बहुत ट्रिकी बात है ये, या तो वो कंपनी का कैपिटल में हम पैसा लगाएं, राइट। अगर उस कंपनी को चलने के लिए पूंजी हम दिए, हम मालिक होंगे तभी ना दिए, और बदले में हम क्या चाहेंगे? डिविडेंड, है ना, कि तुम कमाओ प्रॉफिट, हमको हिस्सा दो मेरा। दूसरा एक और तरीका है कंपनी का ओनर बनने का, बताओ। हम शेयर्स नहीं खरीदेंगे फिर भी वो कंपनी हम चला रहे होंगे। डिबेंचर तो लोन है, वो तो कभी ओनर नहीं बन सकता। एग्जैक्टली अगर वहां का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 10 बंदा है जिसमें से 7 बंदा मेरा बैठा हुआ, मेजॉरिटी मेरा बैठा हुआ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अगर मेजॉरिटी मेरा बैठा हुआ है तो क्या हम इनडायरेक्ट ओनर नहीं हो जाएंगे? है ना। बट हम लोग चलो इस पे आते हैं जो हम लोग का सिलेबस के लिए अभी जरूरी है, जो कि क्या है? शेयर्स। भैया मेरे को ना 1 लाख रुपया चाहिए। कितना चाहिए? 1 लाख रुपीस। तो हम कैसे पब्लिक से वो उठाएं? तुम जाओ मालूम है किसके पास? सेबी के पास। सेबी को बोलो सेबी सर मेरे को ना मार्केट में शेयर इशू करना है। यानी कि ये 1 लाख का जो कैपिटल है इसको हम छोटा हिस्सा में तोड़ देंगे। मानो हम 1000 रुपीस का एक शेयर इशू किया, टोटल कितना शेयर इशू हुआ होगा? ऐसा 1 लाख बाय 1000, 100 शेयर इशू हुआ होगा। तो ऐसा हम टोटल कितना शेयर इशू करेंगे? 100 शेयर। ये बात क्लियर हुआ। ये हम सेबी को स्कीम बता देंगे कि मेरा ये तरीका है भैया काम करने का। सेबी बोलेगा तुम 1000 रुपया जो इन लोग से मांग रहा है, 1000 रुपया को कोई बड़ा अमाउंट है क्या? नहीं भैया, छोटा ही अमाउंट है देखा जाए तो क्या 1000 रुपया एक बार में मांगेगा वो? नहीं। सेबी इसको बोला कि तुम ऐसा सोच रहा है कि 1000 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया ये छोटा अमाउंट है, लेकिन क्या खरीदने वाला एक शेयर खरीदेगा? वो तो 10-10 हजार शेयर खरीदेगा, और एक बार में क्या वो इतना पैसा देना चाहेगा? नहीं देना चाहेगा। तो वो बोला क्या करो, पैसा को बांटो, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल में। तो वो पैसा को अलग अलग हिस्सा में बंटवा दिया। मानो एप्लीकेशन पे वो मांगा 200, फिर 300, फिर 400 और फिर 100, हो गया 1000। धीरे धीरे करके पैसा मांगो, मिलेगा। लेकिन यहां पर आया एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि हमेशा इसको पैसा मांगना पड़ेगा, सिवाय एक टाइम पे। कब?
एप्लीकेशन में तुमको पैसा नहीं मांगना। अब क्या हुआ देखो, हम पूरा कहानी समझाते हैं। सेबी के पास हम लोग गए थे, सेबी बोला ठीक है तुम्हारा शेयर को हम लिस्ट कर दे रहे हैं, तुम शेयर इशू कर सकता है। तो एट द सेम टाइम कंपनी क्या करेगा, कंपनी सेबी पास गया, ये सब बात उसको बताया सेबी को, सेबी बोला इशू कर दो। तो कंपनी एक डॉक्यूमेंट बनाएगा जिसको वो क्या बोलेगा, प्रोस्पेक्टस। उसमें डायरेक्टर कौन है, कंपनी को बनाने वाला प्रमोटर कौन है, फिर तुम्हारा और भी कोई इंपॉर्टेंट बात है तो कैपिटल कितना है, उसके बाद मुआ का थोड़ा झलक, ये सारा चीज रहता है, सारा मेन चीज रहता है। और ये सब सही है कि नहीं ये कौन बताता है, सीए, सीएस, सीएमए, एडवोकेट, ये लोग साइन करता है तो सेबी मान लेता है कि सब कुछ सही है। ठीक है, ये सेम प्रोस्पेक्टस कंपनी किसको इशू करता है, इन्वेस्टर के लिए। याद है, बैंक जाओ, बैंक में प्रोस्पेक्टस रखा हुआ मिला है, लाइन बहुत लंबा है, तुम प्रोस्पेक्टस पढ़ते रहो, इन्वेस्ट करना है कि नहीं देख लो। ठीक है, तो ये इन्वेस्टर को भी दिया जाता है। यहां तक का कहानी सबको क्लियर। तो ये प्रोस्पेक्टस इन्वेस्टर को दे दिया गया। अब कंपनी एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन रखेगा। भैया इसका क्या मतलब हुआ, मानो मेरे पास 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, टोटल कितना रुपया आने का है मेरे पास, 1 लाख रुपीस, राइट। बोला गया कि ये 1 लाख रुपया तुम्हारे पास जो आएगा ना, हो सकता है लोग 10,000 का 10,000 शेयर ले लें, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि फुल सब्सक्राइब्ड हो चुका है। 10,000 इशू किए थे, 10,000 लोग मांग लिया, खरीद लिया। अच्छा कैसे खरीदेगा, हम उसको क्या बोलेंगे, वो लोग ना मेरे को अप्लाई करेगा, क्या देकर, एप्लीकेशन मनी देकर। तो सिर्फ ये एक लौता ऐसा जगह है जहां पर वो लोग खुद से पैसा देता है। अगर मानो 10,000 लोग अप्लाई किया, 10,000 शेयर हम दे दिए, मेरा माथा में कोई दर्द है नहीं है। लेकिन मानो 10,000 लोग अप्लाई किया था, सॉरी 10,000 शेयर हम मार्केट में छोड़े थे और 15,000 इन्वेस्टर बोला मेरे को शेयर चाहिए, 15,000 एप्लीकेशन आ गया, मेरे माथा में एक दर्द आया ना। क्या दर्द आया भैया, एक्स्ट्रा 5,000 पे मेरे पास एप्लीकेशन का पैसा आ गया। हम तुम लोग को देने के लिए मेरे पास 10 चॉकलेट है, क्लास में 20 बच्चा आया, मेरे को दर्द आ गया ना माथा में। समझ रहा बात की, बाकी 20 को क्या करें। तो ये होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, क्लियर है ये बात। और एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन, कि 10,000 शेयर है लेकिन 9,000 लोग मांगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कम मांगा कोई दिक्कत नहीं है, लॉ बोला दिक्कत है। अब ये दिक्कत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जीरो इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे तुम लोग ये चीज पढ़ा होगा कि मिनिमम 90% अगर सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो तुम शेयर इशू नहीं कर सकता। अरे आज सोचो, हम शेयर मार्केट में इशू करना चाह रहे हैं, हम 10,000 शेयर मार्केट में छोड़े, मात्र 3,000 लोग अप्लाई किया, कोई अच्छा कंपनी होगा क्या, वो उसका तो इज्जत डूबा हुआ होगा, तभी ना कोई भरोसा नहीं कर रहा उस पर। तो बोला मिनिमम 90% चाहिए होता है, यानी कि 8,500 आता तो क्या मेरा शेयर इशूड माना जाता, नहीं माना जाता। तो ये सारा बात क्लियर है, वेरी गुड। आओ यहां से देखते, हम तुम लोग को एक ओवरव्यू दिए। कंपनी है, कंपनी पब्लिक को क्या देगा और बदले में कंपनी को क्या मिलता है, पैसा, राइट, कोई दिक्कत नहीं है भैया। अब ये शेयर्स क्या होता है भैया, ये कैपिटल का ही एक हिस्सा होता है, उनको पूंजी चाहिए होता है ना, तो वो लोग कैपिटल के नाम पर पैसा मांगते हैं। ओनरशिप इन कंपनी मिलता है। ओनरशिप कैसे मिल गया, एक तो प्रॉफिट में हिस्सा, दूसरा वोटिंग राइट। वोटिंग राइट किसके पास है, इक्विटी शेयर होल्डर। कौन से शेयर होल्डर, थोड़ा देर में हम इसका डिफरेंस बताएंगे। हम बहुत ज्यादा ना थ्योरी में नहीं जा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम तुम लोग का प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें, क्योंकि एग्जाम में वो आएगा। हम एक थ्योरी का क्लास देंगे, शेयर्स का और डिबेंचर्स का मिला के, सारा थ्योरी खत्म। एग्जाम से पहले थ्योरी के लिए सिर्फ उतना देखना होगा, ठीक है। अब मेरा बात को ना गौर से समझो। ये वाला जो तुम लोग फॉर्मेट देखा, ये क्या चीज होता है, एक साइड एसेट लिखो, एक साइड लाइबिलिटी। भैया इसको तो बैलेंस शीट बोलते हैं, आप हम लोग को क्या बेवकूफ समझ के रखे हैं, नहीं। लेकिन क्या ये बैलेंस शीट कंपनी बनाता है, नहीं। तो कंपनी क्या करता है, कंपनी बनाता है वर्टिकल, ये टी शेप्ड बैलेंस शीट है ना। कंपनी क्या बनाता है, शेड्यूल 3 के हिसाब से जो बैलेंस शीट बोला गया, अलग अलग शेड्यूल है, तो वैसे ही एक शेड्यूल 3 है लॉ में, उसमें जैसा बैलेंस शीट बोला गया है वैसा बनाते हैं। लेकिन क्योंकि तुम लोग उससे बहुत ज्यादा वेल वर्स्ड नहीं है, तो हम यहां पर तुम लोग को कुछ समझाते हैं। एक तरफ एसेट लिखाता है, करेंट, नॉन करेंट,
एक तरफ लाइबिलिटी लिखा था, लेकिन लाइबिलिटी क्या सारा लाइबिलिटी होता है? नहीं भैया, एक होता है शेयर्स जिसको इक्विटी एंड प्रेफरेंस बोलते हैं, और बाकी लाइबिलिटी, जैसे कि डिबेंचर। डिबेंचर इज अ लायबिलिटी, डिबेंचर इज अ लायबिलिटी। ठीक है, अब क्या होता है कि भैया ये सब तो आप बताएं कि पैसा उठाना है इक्विटी के द्वारा, तो हम लोग प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे। क्यों कर रहे हैं प्रोस्पेक्टस इशू? कि लोग अप्लाई करें। तो फिर क्या होगा? 3 केस हो सकता है भैया, या तो फुल सब्सक्रिप्शन 10,000 इशू किए थे 10,000 मिल गया, या फिर अंडर सब्सक्रिप्शन 10,000 इशू किए थे 9,000 मिला, या फिर ओवर सब्सक्रिप्शन 10 भेजे थे और 15 मिल गया। जब अंडर सब्सक्रिप्शन हो, देखो मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिला है कि नहीं, मिनिमम मिला है, आगे बढ़ो, नहीं मिला तो फिर चुपचाप एप्लीकेशन पैसा वापस कर दो। तो एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है ना 3 या 4 मार्क्स का, अगर वो लोग चाहे तो, कि तुमको दे देगा 10,000 शेयर है, 4,000 लोग अप्लाई किए, और कुछ नहीं बोलेगा, क्वेश्चन में बोलेगा जर्नल एंट्री पास करो। क्या चीज का जर्नल एंट्री पास करेंगे? पहले एप्लीकेशन पैसा आने का और फिर उनको वापस करने का, और रीजन क्या लिख देंगे नोट्स में कि भैया मिनिमम सब्सक्रिप्शन है ही नहीं। ठीक है, ओके। बट ये ऐसा क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत कम है। फुल सब्सक्रिप्शन में क्या होता है भैया, सबको ही पैसा दे दिया है, और ओवर में ज्यादा पैसा आ गया। देखो जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है ना, एक चीज आता है प्रो राटा अलॉटमेंट। बच्चा लोग अक्सर इससे डरता है, बिल्कुल डरने का नहीं है, एक टेबल याद रखो, खेल खत्म। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? प्रो राटा अलॉटमेंट। अच्छा भैया मानिए हो गया, सब हो गया, अब क्या करें? अब लोगों को तुम शेयर अलॉट कर दो, है ना, तुम्हारा ये शेयर, तुम्हारा ये शेयर, तुम्हारा ये शेयर, हम अलॉट कर दिए। अब हम क्या करेंगे? स्टेप 1 मेरे पास एप्लीकेशन का पैसा आया, देखो स्टेज 1, स्टेज 2 हम उन लोग का अलॉट किए। अब स्टेज 3 से क्या होगा? हम वो लोग से पैसा मांगेंगे, अलॉटमेंट का पैसा दे दो भैया, और कॉल्स का पैसा दे दो भैया। नहीं देगा तो बोलेंगे तुम घपला कर दिया, एक टर्म यूज करेंगे जिसको बोलेंगे कॉल्स इन एरियर। पहले दे देगा तो एक टर्म यूज करेंगे जिसको बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस। सब इजी है। चलो अब आते हैं कैपिटल के बारे में ना, एक बेसिक ज्ञान देना जरूरी है। हालांकि ये थ्योरी है, बट तुम लोग को ये बात समझना जरूरी है। एक बात बताओ, कैपिटल शेयर्स 2 टाइप का होता है। तुमको एक सीक्रेट बताते हैं, शेयर्स ना 3 टाइप का होता है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर। तुम लोग लॉ में पढ़ा है ये लाइन, ये वर्ड। डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर मतलब उसको ना एक अलग वोट का हक दिया जाता है। हम लोग का सिलेबस के लिए 2 है फिलहाल, इक्विटी और प्रेफरेंस। दोनों में तुमको ज्यादा पावर किसके हाथ में लगता है बताओ? इक्विटी, क्योंकि उसको क्या पावर मिला है? वोटिंग का। क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर वोट कर सकते हैं क्या? कभी नहीं, सिवाय एक समय पे। कब बताओ? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बुला के कब उनसे वोट करवाएंगे? नहीं। अगर हम मानो 6% प्रेफरेंस शेयर मार्केट में छोड़ें, 6% प्रेफरेंस शेयर, इसका क्या मतलब हुआ कि वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर जितना होल्ड करता है उसका 6% इंटरेस्ट हम उसको देंगे, और हम उसको बदलना चाहते हैं, हम 6% से 4% करना चाहते हैं, तब ये लोग को बुलाएंगे कि आओ और वोट कर दो। यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का वोटिंग राइट सिर्फ और सिर्फ तब है जब उनका किसी हक को बदला जा रहा हो। बाकी क्या जनरली ये लोग वोट करता है? नहीं। तो भैया हम तो इक्विटी शेयर खरीदेंगे, हम प्रेफरेंस क्यों खरीदें? क्योंकि वो लोग को एक फिक्स्ड परसेंटेज मिल रहा है ना। तुम 10,000 का शेयर खरीदा, 6% के हिसाब से तुमको 600 रुपया ना हमेशा मिलेगा, टेंशन खत्म। भैया प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। अब हम यहां पे एक बात का अभी क्लियर कर दे रहे हैं, डिबेंचर होल्डर को प्रॉफिट हो ना हो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है। क्या डिबेंचर होल्डर ओनर है या फिर क्रेडिटर है? क्रेडिटर ना, पैसा देना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं, जेब से दो, कंपनी अपना रिजर्व तोड़ के दो, नहीं मतलब। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा तभी देना जब प्रॉफिट हो। क्लियर है? क्या इक्विटी शेयर होल्डर का कुछ पक्का है? ये लोग को क्या मिलेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करता है और ये लोग अप्रूव करता है। क्या बोले? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलेगा कितना देंगे हम लोग, शेयर होल्डर खाली हाँ या ना बोलेगा कि हाँ दे दो ना मत दो, बस शेयर होल्डर का उतना ही औकात है। अगला, कंपनी वाइंड अप होने वाला है, पहले किसको प्रेफरेंस मिलेगा? भैया आपका सवाल में ही जवाब है, पहले प्रेफरेंस होल्डर को प्रेफरेंस मिलेगा। यानी कि 500 रुपया है, प्रेफरेंस होल्डर 400 दिया था, इक्विटी होल्डर 400 दिया था,
उस 500 में से 400 हम प्रेफरेंस को दे देंगे, जो बचेगा वो इक्विटी को देंगे। यहां तो इक्विटी होल्डर नुकसान में चल गया ना। अच्छा, प्रेफरेंस होल्डर इज लाइक अ क्रेडिटर, है कि नहीं? फिक्स्ड इंटरेस्ट मिल रहा है और पहले पैसा देना पड़ेगा, तो एक टाइप ऑफ क्रेडिटर होता है, जबकि ये लोग कौन होते हैं? ओनर। क्लियर है? देखो, प्रेफरेंस शेयर्स जो है ना वो डिवेंचर और शेयर होल्डर का मिक्सचर है। जब तुम लोग डिवेंचर क्लियर हो जाएगा ना, तब प्रेफरेंस शेयर होल्डर और एक क्लैरिटी मिल जाएगा लेयर का। हम बहुत चीज अभी टच नहीं कर रहे क्योंकि तुमको डिवेंचर नहीं पढ़ाए, ठीक है? बट अभी के लिए तुम लोग को समझ आया ना कि प्रेफरेंस शेयर एक टाइप से कौन है? बाहर का आदमी है, और इक्विटी अपना मालिक है। असली मालिक कौन? इक्विटी शेयर होल्डर। क्लियर रहेगा ये बात? वेरी गुड भैया, यहां तक तो क्लियर है। अब हम लोग को थोड़ा और कुछ बताइए शेयर्स के बारे में। जब तुम लोग कंपनी बनाता है और बोलता है कि हम मार्केट में शेयर इशू करना चाहते हैं, तो क्या होता है पता है? तो तुम लोग से लॉ पूछता है कि तुम अपना ऑथराइज्ड कैपिटल कितना रखेगा, और उस हिसाब से लॉ फीस लेता है। फॉर एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल है, मेरे को रेट नहीं पता, हम ऐसे तुक्का मार रहे, ठीक है? हम लोग लिमिट ले लिए 10 लाख रुपया का, कि फ्यूचर में हमको जो शेयर्स इशू करना है हम 10 लाख रुपया तक का पब्लिक से मांग सकते हैं, और इसके लिए हम कुछ फीस दे देंगे वो लोग को। अब हम क्या करेंगे कि अब पूरा 10 लाख रुपया का कैपिटल एक बार में मांग लेंगे? हम क्या करेंगे इतना पैसा का? हम इसका कुछ हिस्सा को इशू करेंगे। हम मानो पब्लिक से 7 लाख रुपया मांगे, आज अगर हम 7 लाख मांगे तो अगली बार हम कितना मांग सकते हैं? बस 3 लाख और मांग सकते हैं, क्योंकि मेरा लिमिट कितना का है? 10। तो भैया ऐसे तो हम फंस गए ना। हमको कल को अगर ऑथराइज से ज्यादा मांगना होगा तो हम क्या करेंगे? फिर से फीस दो, फिर से तुम लिमिट बढ़वा लो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है ये बात? तो ऑथराइज मतलब मेरा औकात क्या है, हम कितना इशू कर सकते हैं। इशूड मतलब हम एक्चुअली में ऑथराइज का कितना हिस्सा मार्केट में छोड़ दिया, ठीक है? अब जरूरी है हम मार्केट में 7 लाख रुपया का शेयर छोड़े तो 7 लाख रुपया लोग खरीद लेगा? नहीं ना। मानो अब रुपया से हटते 70,000 शेयर छोड़े, तो जरूरी है क्या कि 70,000 शेयर अप्लाई होगा? नहीं भैया। हो सकता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल ज्यादा हो, कम हो, या एग्जैक्ट हो। हम लोग एक बार कम लेते हैं। मानो 60,000 शेयर्स क्या हुआ? अप्लाई हुआ, ठीक है भैया? 90% नहीं है, भूल जाओ, कोई बात नहीं। मानो 60,000 शेयर वो लोग अप्लाई किए, इसको क्या बोलते हैं? कौन सा कैपिटल? सब्सक्राइब कैपिटल। सबसे बड़ा कौन? ऑथराइज्ड। उसका एक हिस्सा को मार्केट में छोड़े, क्या बोलेंगे? इशूड। उसमें से कुछ लोग सब्सक्राइब कर लिया, क्या बोलेंगे? सब्सक्राइब। अब जो 70,000 में से 60,000 सब्सक्राइब किया, 10,000 क्या हो गया? अनसब्सक्राइब कैपिटल। कोई रॉकेट साइंस है क्या ये? नहीं। अच्छा, 60,000 शेयर पे 10-10 रुपया करके मिलने वाला था, हम पूरा पैसा एक बार में मांगेंगे क्या? हम क्या करेंगे? धीरे धीरे पैसा कॉल करेंगे। तो मानो 10 रुपया में हम 7 रुपया कॉल किए, तो जो बच गया 3 रुपया वो क्या हो गया? अनकॉल्ड। अच्छा, हम 7 रुपया कॉल किए, जरूरी है क्या वो लोग 7 रुपया पे करेगा हर एक आदमी? कोई ना कुछ तो टपलीबाज निकलेगा, छोड़ देगा, पैसा नहीं देगा, तो उसको क्या बोलेंगे? नहीं। कौन सा कैपिटल? ये कॉल्ड अप कैपिटल था, मेरे को मिला 5 रुपया, ये क्या हो गया? पेड अप कैपिटल। जितना मिला वो पेड अप, और जितना नहीं मिला 2 रुपया वो क्या? ये चैप्टर में आने वाला जितना टर्म है ना, हम सारा पढ़ा दिए तुम लोग को, फिर से बता दे रहे। ऑथराइज्ड मतलब मेरा मैक्सिमम औकात। एक बात को ना आज लिख लो, एग्जाम में ऑथराइज्ड कैपिटल दिखेगा ना, एक अंडरलाइन करना, छोड़ देना। उसका पूरा जगह पे सिर्फ एक जगह काम आएगा, कहां? बैलेंस शीट में, वहां पे दिखाना होगा कि ऑथराइज्ड कितना है, और कोई काम नहीं आएगा, ठीक है? तो ऑथराइज्ड जितना इशू कर सकते हैं, इशूड जितना इशू किए, सब्सक्राइब जितना लोग लिए, अनसब्सक्राइब जितना लोग नहीं लिए, कॉल्ड जितना हम मांगे, अनकॉल्ड जितना मांगना बाकी है, कॉल्ड में से पेड अप जितना मिल गया और अनपेड जितना मिलना बाकी है। क्या ये बात सबको क्लियर रहेगा? सबको बेसिक्स एकदम क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, ऑथराइज्ड कितना का औकात है, इशूड मतलब जितना इशू किए, सब्सक्राइब्ड और कॉल्ड, ठीक है? ये वही चीज को हम बता रहे हैं। अभी अंडर सब्सक्रिप्शन के ऊपर है इलस्ट्रेशन 3,
फुल के ऊपर है इलस्ट्रेशन 2 और ओवर सब्सक्रिप्शन के ऊपर है इलस्ट्रेशन 4। तो हम लोग को 2, 3, 4 करना है, लेकिन 2, 3, 4 करने से पहले भैया इलस्ट्रेशन 1 का क्या, वो हम बुक से तुमको दिखा देंगे और बता देंगे वो क्या है ना, उसमें तुमको सारा चीज से वाकिफ कराया जा रहा है, ठीक है। बट वो सब करने से पहले हम लोग एक बार इलस्ट्रेशन 1 देखते हैं। आओ चलो इलस्ट्रेशन 1 को एक बार हम लोग अच्छे से समझते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। सबको क्लियरली दिख रहा है ना। एक कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपीस, डिवाइडेड इंटू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। इसका कहां काम है, बस बैलेंस शीट। ये कितना इशू कर रहा है, 60,000, और एप्लीकेशन कितना का आ गया, अरे 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 कितना का आ गया, क्या चीज का केस है ये, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। तो हम लोग अलॉट कितना कर सकते हैं, जितना इशू किए थे उतना। अरे भाई मेरे पास 10 चॉकलेट है, 20 को बच्चा है, क्या हम 20 चॉकलेट जादू से निकाल देंगे, हमको उसी को आधा कुछ कुछ करके वही 10 चॉकलेट को बांटना होगा, तो वो चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी को रिजेक्ट कर दिया, टेंशन खत्म, टेंशन खत्म। अगर यही बोलता कि 70,000 में से 60,000 को हम अलॉट किए, कुछ को रिफंड किए, कुछ का पैसा को एडजस्ट किए, तो वो प्रो राटा का कॉन्सेप्ट आता है। अगर बोला सारा को रिजेक्ट कर दिए, टेंशन खत्म, ठीक है। 31 मार्च 2020 को वो मांगा कितना अभी तक, 9 रुपया, और सबको ही सारा पैसा दिया, लेकिन एक बदमाश बच्चा निकला। एक शेयर होल्डर 5,000 शेयर पे सिर्फ 7 रुपया दिया, मांगे कितना थे, 9, पे कितना किया, 7, क्या हो गया, 2 रुपया अनपेड। ये समझा। लेकिन 99% ऑफ द टाइम तुम लोग क्या गलती करता, समझो बात को। तुम लोग ना किससे बात कर रहे हो, ए लड़का रे, अच्छा हमको लगा मैडम से लग गया क्लास में ही। सुनो ध्यान से मेरा बात को, एक बात को ध्यान से समझो, ठीक है। एग्जाम हॉल में तुम लोग क्या करेगा, हड़बड़ी में क्वेश्चन पढ़ लेगा, क्वेश्चन क्या मांगा है वो नहीं देखेगा, तुम लोग सीधे जनरल एंट्री करना स्टार्ट कर देगा। ये गलती होता है। तो हमेशा ज्यादा से ज्यादा मेहनत, इनफैक्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ही देख लो क्वेश्चन मांग क्या रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन मांग क्या रहा है ये देख लेगा, दो चीज होगा। पहला तो डर लगेगा कि हमको कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि डायरेक्टली तुम लास्ट टाइम पढ़ लिया। लेकिन दूसरा, जब क्वेश्चन को पढ़ेगा ना, दिमाग में आंसर बनना शुरू हो जाएगा। ऐसे क्या होगा, हम पहले क्वेश्चन पढ़ें, फिर क्या मांगा है वो देखें, अब अगली बार हमको फिर से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा और वो चीज को अलग करना होगा। तो ज्यादा फायदा पहले वाले तरीके में ना, क्वेश्चन क्या मांगा देख लो, फिर क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है। क्या मांगा क्वेश्चन, बैलेंस शीट मांगा है, ले इसमें तो हम लोग माहिर हैं। तुम लोग को ये वाला तो क्लास में रटवाया होगा 12th में, इक्विटी लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, नॉन करेंट लाइबिलिटी, है ना, पूरा रटवाया होगा, ठीक है, वेरी गुड, मेरा टेंशन खत्म। तो शेयर कैपिटल वाला हिस्सा किसके अंदर में आएगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंडर में आता है, शेयर होल्डर फंड के अंडर में आता है शेयर कैपिटल, ठीक है। एक बात बताओ, तुम लोग मार्केट में शेयर इशू किया, तेरा चिंता बढ़ा, इसीलिए इक्विटी एंड लाइबिलिटी में तुम ये चीज डाला है कि नहीं, है ना। लेकिन साथ ही साथ मेरा कुछ गया तो कुछ आया भी होगा ना। हम लोग डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम करते हैं, दो फर्क होना चाहिए। दूसरा फर्क क्या क्या इशारा मेरे पास, आप भैया ड्राइंग बनाए थे ना ऊपर में, उसमें क्या इशारा था। तो साथ ही साथ एसेट में क्या बढ़ेगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो एसेट में क्या नाम के अंदर में कैश आता है, करंट ना, बाहर लिक्विड होता है, वो तो कैश में ही होता है, तो हमेशा करंट के अंदर में। अब भैया कल को एग्जाम में बनाने आया, हम ये लिखें, शेयर होल्डर फंड नहीं लिखें, मार्क्स मिलेगा, भूल जाओ। ये जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, इसको लेके बहुत स्ट्रिक्टनेस है मार्केट में, चाहे तुम 11-12 में हो, चाहे तुम सीए में हो, कहीं भी हो, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट के साथ खिलवाड़ मत करना। भैया बात क्या है ना, कि मेरे पास टाइम है नहीं एग्जाम में, क्या हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को खाली कैश लिख सकते हैं, हाँ। ज्यादा दिक्कत है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐसे करके लिख दो, ठीक है। शेयर कैपिटल को शेयर कैप ऐसे करके लिख दो। अगर एग्जाम में टाइम कम है तो कितना मार्क्स काटेगा इंस्टीट्यूट, आधा, एक, उससे ज्यादा तो नहीं काटेगा। इस चक्कर में ना हम लोग हर जगह थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट यूज करके हम लोग वक्त बचा सकते हैं। ये तभी करना जब वक्त कम हो। वक्त है तो आई रिकमेंड पूरा लिखो।
और एक बात फिर से बता रहे हैं, राइटिंग से फर्क नहीं पड़ता, अगर रीडेबल कंडीशन में है तुमको मार्क्स मिल जाएगा। ये गलती नहीं करना है कि हम सुंदर से स्टार्टिंग में लिखना शुरू करें, बाद में होश खुले ले खत्म हो गया मेरा कहानी। तो अब मेरा 1 घंटा पार हुआ, एक पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुआ है। तो स्टार्टिंग से गंदा राइटिंग में लिखना है, ठीक है। हम पहला टीचर होंगे तुम लोग का स्कूल के बाद जो ये बात बोल रहे हो। कोई बोलता है स्कूल में गंदा हैंड राइटिंग में लिखो, हम बोल रहे हैं गंदा में लिखो, जितना स्पीड लिख सकता हो उतना स्पीड हाथ चलाओ स्टार्टिंग से एकदम। पहला पेज से ना टीचर का मन खराब हो जाना चाहिए तेरा आंसर शीट को देख के, लेकिन सारा फिगर्स क्लियर दिखना चाहिए और सारा वर्ड क्लियर दिखना चाहिए, मार्क्स नहीं काट सकेगा वो, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर हुआ। भैया आप ये बताइए ना, आप इतना हम लोग को बात बोल दिए, यहां पे जो 5,30,000 लिखा, हमको तो सिर्फ यही लिखना है, राइट, यही लिखना है। ये 5,30,000 के बगल में ऐसे 1 क्यों लिखा हुआ भैया? इसको बोलते हैं नोट नंबर। तुम लोग के पास, जिसके पास बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं है, बोलना, हम व्हाट्सएप पे भेज देंगे ग्रुप में। बैलेंस शीट में जितना बात लिखा है सिर्फ उतना बात लिखो, उससे ज्यादा बात। अरे हम कितना बच्चा लोग को देखे शेयर कैपिटल लिखा, आलसी लोग हैं, यहीं पे पूरा कहानी लिख देता है जो नोट में लिखना था, नहीं मिलेगा मार्क्स। तुम लोग को अलग से नोट नंबर देके पूरा कहानी लिखना है, पहला इंपॉर्टेंट बात। दूसरा, शेयर कैपिटल के अंदर में सीधे लिखो ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है, लिख दो, देखो खेल खत्म, लाइन बंद करो, खेल खत्म। ऑथराइज्ड का और कोई मतलब नहीं। फिर हम कितना इशू किए, नंबर्स में लिख दो, इतना इशू किए, फिर लाइन बंद, इशूड का खेल खत्म। दूसरा, कितना सब्सक्राइब्ड हुआ, लिख दो, इतना सब्सक्राइब्ड हुआ, लाइन बंद, सब्सक्राइब का खेल खत्म। तीसरा, कितना मांगे और कितना पेड अप हुआ, कॉल्ड अप और पेड अप साथ में लिख दो, इतना मांगे, इतना मांगे, इतना नहीं मिला तो ये कॉल्ड एंड पेड अप है। मेरा बात को ध्यान से समझो, ये लोग कैसे लिख रहा है, कितना मांगे ये लिखा कॉल्ड अप, और ये क्या लिख दिया, अनपेड, तो हम लोग का क्या निकल गया, पेड अप। क्या ये बात क्लियर रहेगा? इस चीज को एक बार ध्यान से देखो और समझ लो, रटने का जरूरत नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है। क्या करेंगे, पहले कितना मांगे लिख दो, जितना नहीं मिला काट दो, जो जितना मिला है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और यही करना है। लास्ट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में भी अपना है ना 5,30,000, वो भी लिख दो, खेल खत्म। भैया बहुत बड़ा गलती हो गया एग्जाम में, जल्दबाजी में ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखना भूल गए, मार्क्स फिर भी मिलेगा, मेन मार्क्स इसका होता है। क्लियर है ये बात? क्या बेटा? क्योंकि सब्सिडाइज तो 7 लाख हुआ ही नहीं था, हम तो 6 लाख इशू किए ना मार्केट में। फिर वही बात समझा रहे हैं, मेरे पास 10 चॉकलेट है, ठीक है, और तुम लोग 20 बच्चा है, क्या हम 20 बच्चा में 10 चॉकलेट को बढ़ा सकते हैं? नहीं ना, बस सब्सक्राइब में जितना है उतना ही रहेगा, कहीं भी तुमको 70,000 नहीं लिखना है। वो देखो यहाँ पे वापस किए ना, जो पैसा कुछ वापस कर दिए, वो क्या हम यहाँ पर दिखाएंगे? तेरे पास पैसा, हाँ, प्रोराटा में भी 70 नहीं आता, क्योंकि उसमें तो पैसा एडजस्ट करते हैं ना। हमेशा सब्सक्राइब में उतना ही आएगा जितना शेयर हम मार्केट में लेके इशू करने निकले, उससे ज्यादा नहीं आ सकता। और इसके पीछे का सेम कॉन्सेप्ट है कि मार्केट में जितना छोड़े उतना ही ना एक्सेप्ट कर पाएंगे, हम ज्यादा कैसे एक्सेप्ट कर लें? तो भैया क्यों नहीं ज्यादा एक्सेप्ट कर सकते? किसी का मन में सवाल आएगा कि भैया ऑथराइज्ड है ना मेरे पास मानिए 10,000 शेयर ऑथराइज्ड है, हम 6,000 आज छोड़ दिए, मेरे पास 7,000 का एप्लीकेशन आ गया, हम 1,000 एडजस्ट कर लेंगे, क्या दिक्कत है? दिक्कत है। तुम जब इशू करता है ना, तुम सेबी को बोल देता है हम इतना इशू किए, क्या तुम सेबी को बेवकूफ बना सकता है कि 6,000 इशू करके 1,000 बढ़ा दे साइड से? मारेगा पकड़ के सेबी, इतना सारा तुमको जुर्माना लगा देगा ना। अभी तुम लोग आओ ना फाइनल में, सॉरी इंटर में, तुम लोग का तो पूरा कंपनी लॉ इंटर में, वहां पे तुम लोग को पढ़ाएगा कब कि कितना कितना फाइन लगेगा ये सब चक्कर में, ठीक है। यहाँ का कहानी क्लियर। अब देखो यहाँ पे एक बार बुक देखो, मेरा स्क्रीन देखो, इंपॉर्टेंट बात है, हाँ कर ले, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, ये सारा थ्योरी है, ठीक है, ये जितना है सारा थ्योरी है। ये अब हम लोग सीधे अपना नोट्स पे आएंगे और फिर इलस्ट्रेशन 2 करेंगे। अब सारा बोरिंग चीज खत्म, अब आया प्रैक्टिकल हिस्सा, अब आएगा मजा। तेरा पैर ठीक हो गया ना रेसान्या? हम तो आज ही मिल रहे थे, हम तो अभी पूछेंगे ना। चलो बात को ध्यान से समझना, ठीक है। सम को
कैसे सॉल्व करना है, हमको सबका 100% अटेंशन चाहिए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट बात पता है, तुम लोग आज तक जो भी मेथड सीखा वेरी गुड, उसी मेथड में हम एक और क्लैरिटी लाएंगे और उस मेथड को बांट देंगे ताकि हम तुम लोग को रिलेट करवा पाए। कैसे बांट रहे समझो। स्टेज 1 में क्या होता है भैया, आप बोले थे कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करता है और लोगों को बोलता है अप्लाई करो। क्या कंपनी पैसा मांगता है या पैसा मिलता है? पैसा पहला स्टेज में मिलता है। तो क्या एंट्री करेंगे? पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दिए। किस चीज का पैसा मिला? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कोई दिक्कत? अगर भैया आप जो ट्रिक हम लोग को सिखाएं, बैंक क्या हुआ? एसेट, बढ़े तो डेबिट। शेयर एप्लीकेशन, शेयर कैपिटल, ये सब क्या है? लाइबिलिटी साइड में आ रहा है ना, इक्विटी शेयर, तो लाइबिलिटी भी तो मेरा बढ़ा, चिंता भी तो बढ़ा, ठीक है। अब मेरे पास पैसा आया, सेकंड स्टेप क्या होता है? हम शेयर्स को अलॉट करते हैं। स्टेप 1 अप्लाई, स्टेप 2 अलॉट। शेयर को अलॉट किए, कैसे? एप्लीकेशन का पैसा को कहां ट्रांसफर किए? शेयर कैपिटल। अब एक बात को समझो, तुम लोग को हम क्या सिखाए थे कि शेयर कैपिटल को ही अलग अलग हिस्सा में मांगा जाता है ना, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स। तो पहले ना हम लोग बताएंगे कि हम लोग क्या मांग रहे हैं, लेकिन एट लास्ट ये तीनों घूम फिर के कहां जाएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट में। और ये शेयर कैपिटल जो है ना, ये बड़ा ही पवित्र अकाउंट है। भैया पवित्र का मतलब क्या हो गया? नहाता धोता है डेली? नहीं, पवित्र का मतलब को ध्यान से समझो। ये सिर्फ उतना लेगा जितना का ये हकदार है। नहीं समझ रहे भैया? मानो 5 रुपया, 2 रुपया और 3 रुपया, 10 रुपया था, लेकिन हमको अलॉटमेंट में 3 रुपया का प्रीमियम मिला, तो मेरा कितना हो गया टोटल अलॉटमेंट? 5 रुपया का। लॉ बोलता है कि शेयर कैपिटल जितना का हकदार है, शेयर कैपिटल सिर्फ उतना लेगा। कितना का हकदार है वो? 10 का ना, तो यहां पर अलॉटमेंट का खाली 2 रुपया जाएगा। इसीलिए तुम लोग नोटिस करेगा ये 3 रुपया जो प्रीमियम पे इशू करते हैं उसको क्या नाम देते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और क्या वो शेयर कैपिटल में जाके बंद होता है? नहीं। भैया नहीं समझ आया? कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर में प्रीमियम का बात करेंगे, सब कुछ क्लियर होगा। जिनको समझ आया बात क्लियर रखो। हम जब बोलेंगे पवित्र, तुम्हारा ये बात दिमाग में दौड़ जाना चाहिए। शेयर कैपिटल में वही जाएगा जिसका वो हकदार है। क्या वह प्रीमियम का हकदार है? प्रीमियम मतलब मेरा शेयर का दाम है 10 रुपया, लेकिन मेरा मार्केट में ना इज्जत बहुत ज्यादा है, तो लोग 13 रुपया में खरीदने के लिए तैयार हैं। 3 रुपया क्या चिका हुआ? इज्जत का हुआ ना। क्या हम उसके हकदार हैं? शेयर कैपिटल बोले क्या वो मेरा ट्रू चीज है? नहीं ना। हम पवित्र में सिर्फ वही लेंगे जिसका हम हकदार हैं, और ये खाली 10 रुपया लेगा अपने में। क्लियर है ये बात? तो देखो स्टेप 1 तो हो गया भैया क्लियर। स्टेज 1 का स्टेप 1, स्टेज 1 का एंट्री नंबर 1 क्या है? एप्लीकेशन का पैसा आएगा। एंट्री नंबर 2 क्या है? हम लोग शेयर्स अलॉट करेंगे। अब आता है स्टेज 3, स्टेज 2। स्टेज 1 एक लौता ऐसा स्टेज है जहां पर पहले पैसा आया, फिर हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर किए। उसके बाद हर स्टेज में पहले हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर करके पैसा मांगेंगे और फिर पैसा मिलेगा। क्या बोले? पहले हम लोग देखो क्या मांग रहे हैं, भैया अलॉटमेंट दे दो। क्या बोले? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। और हाथों हाथ क्या किए? उसको कैपिटल में डाल दिए, शेयर कैपिटल अकाउंट। टेंशन खत्म। पहले पैसा ड्यू किए, हम लोग पैसा मांगे, मेरा अलॉटमेंट हमको दो। और फिर क्या किया? जब पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर क्या आया था? एक बात को समझो, अगर हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट किए यानी कि पैसा आया, क्या कभी भी टू शेयर कैपिटल होगा? नहीं। देखो स्टेज 1 में पैसा आया था, क्या चीज का आया बताओ? यहां पर भी स्टेज 2 में पैसा आया तो क्या चीज का आया बताओ? और ये पैसा जब हम लोग कैपिटल ट्रांसफर किस में करते हैं? कैपिटल में। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में एक डिस्टिंक्शन बना के चलना, आसान होगा सम सॉल्व करने में। तो स्टेज 1 में एंट्री 1 एप्लीकेशन आया, एंट्री 2 शेयर्स अलॉट किए। स्टेज 2 का एंट्री नंबर 3 में पैसा मांगे, एंट्री नंबर 4 पैसा आ गया। अब क्या होगा? स्टेज 3 से कॉल मनी मांगेंगे, कॉल मनी आएगा। बस देखो कॉल मनी मांगे, कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट,
और कॉल मनी आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। आपका सारा बात समझे भैया। आप हमको बोले कि पहला बार तुमको पैसा मिलेगा फिर तुम कैपिटल में ट्रांसफर करना, आपका बात हम माने। आप हमको बोले कि पहला स्टेज के बाद अलॉटमेंट से पहले पैसा मांगेंगे फिर मिलेगा, उल्टा हो गया है स्टेज 1 का, हम आपका बात माने। आप हमको इसके पीछे का लॉजिक नहीं बताएंगे भैया कि कॉल अकाउंट को डेबिट क्यों कर रहे हैं, शेयर कैपिटल को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल बताएंगे। कॉल तुम, अच्छा शेयर कैपिटल तुम्हारे लिए क्या है, कहां आता हुआ, एसेट में, लाइबिलिटी में, पीएल में, कहां आता है? बैलेंस शीट का लाइबिलिटी में। तो लाइबिलिटी, कॉल मांगे, मेरा चिंता बढ़ा ना, तुम और पैसा दे दिया, तुमको डिविडेंड देना पड़ेगा, अब बढ़ा ना चिंता, लाइबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट। और कॉल तुम्हारे लिए देखा जाए तो एक तरह से इनकम होता हुआ आ रहा है ना, इनकम होता हुआ आ रहा है, बट ये क्या इनकम हो गया? हुआ नहीं है ना, अभी ड्यू हुआ, इसलिए इसको डेबिट किए, कल को जब मिल जाएगा तब क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं इनकम को। क्या ये बात क्लियर रहेगा? पहले इनकम ड्यू करते हैं, ये जो होता है ना पैसा मांगने वाला एंट्री, इसको इंग्लिश में बोला जाता है ड्यू का एंट्री। क्या बोला जाता है? ड्यू का एंट्री। और ये क्या होता है? रिसीव का एंट्री। क्लियर रहेगा ये पूरा बात? ठीक है, वेरी गुड। अच्छा मानिए भैया, मेरे मन में एक डाउट आया कि हम भाई साहब से मांगे थे 10,000 रुपया, लेकिन हो सकता है उसमें से कोई पैसा ना दिया हो, तो हमको पूरा 10,000 मांगे थे, बट उसमें से ना 7,000 मिला, 3,000 नहीं मिला, तो क्या करें? उसको क्या बोलें? यह है कॉल्स इन अरियर। हम मांगे तुमसे पैसा, तुम कुछ पैसा नहीं दिया, हम क्या बोलेंगे? क्या हो गया? मेरा कॉल्स इन अरियर हो गया। क्या ये बैड डेट है? नहीं, ये पैसा तुमको हो सकता है वो अगली बार दे। तुम फर्स्ट कॉल में मांगा, वो नहीं दिया ना, हो सकता है कल को तुम सेकंड कॉल करेगा ना, तब तुमको वो साथ में दे देगा। भैया फिर भी नहीं दिया तो हम क्या ही कर लेंगे उसका? तुम उसका शेयर को जब्त कर सकता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फोरफीट करना। तुम लोग का दिमाग में सारा पॉइंट्स कनेक्ट होता हुआ जा रहा है। शेयर फोरफीट होने का क्या? हम एक आदमी से पैसा मांगे जा रहे, अलॉटमेंट मांगे नहीं दिया, कॉल मांगे नहीं दिया, क्या हम जिंदगी भर बैठे रहेंगे उसका शेयर को फंसा के? नहीं, हम कॉल्स इन एरियर कर रहे थे ना, हम उसको फोरफीट कर देंगे। सिर्फ 2 ऐसा जगह है, शेयर फोरफीचर और प्रोराटा, जहां पे बच्चा लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस होता है। इसके अलावा पूरा शेयर्स का चैप्टर में कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अगर प्रोराटा और फोरफीचर क्लियर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं तो दिक्कत है। ये बात याद रहेगा, ठीक है? तो कॉल्स इन एरियर मतलब वो पैसा, बहुत देर से देख रहे अश्विनी तुमको, हम शांत रहो, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो। जब पैसा नहीं आएगा क्या बोलेंगे? कॉल्स इन। अच्छा पैसे पहले आ गया तो? अच्छा भैया, कॉल्स इन एरियर को आप डेबिट क्यों किया? क्योंकि वो तुम्हारे लिए क्या है? नुकसान है ना, नुकसान बढ़े तो कॉल्स इन एडवांस को क्या करेंगे? क्रेडिट। क्यों? वो तुम्हारे लिए क्या है? लायबिलिटी है। पहले ही पैसा मिल गया, रे माथा दर्द हो गया ना सुन के, चिंता बढ़ गया, अब कल को एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तुम लोग मेरा बात को समझो। क्या तुम लोग एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ये एंट्री मारेगा? लेकिन तुम लोग ये तो चेक करेगा ना कि वो लोग जो एंट्री मारा है सही है कि नहीं, इसीलिए तुम लोग ये पढ़ रहे हैं, ठीक है? और इसका कोई इतना अहमियत नहीं है। अब आते हैं शेयर्स एट प्रीमियम क्या होता है। जब हम प्रीमियम बोले थे, कुछ बच्चा लोग का मुंह देखने लायक था कि भैया क्या बोल दिए हैं। कुछ नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हर शेयर का फेस वैल्यू होता है। क्या होता है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब जो उसका असली औकात है 10 रुपया, लेकिन हो सकता है मार्केट में उसका औकात कुछ और हो। अरे आज जियो शेयर इशू करेगा, क्या वो फेस वैल्यू पे इशू होगा? फेस वैल्यू तो अक्सर 100 और 10 रुपया होता है। जियो क्या 110 रुपये पे इशू होगा? उसका औकात ज्यादा है, वो 13 पे इशू हो गया। जब भी तुम लोग को एग्जाम में प्रीमियम दिखेगा, तुम लोग को ना एक टेबल बनाना है। इनफैक्ट ये टेबल ना वर्किंग नोट में हमेशा बनाना है, चाहे प्रीमियम दिखे ना दिखे। देखना सम सॉल्व करना इजी हो जाएगा। एप्लीकेशन में कितना, अलॉटमेंट में कितना, कॉल में कितना, लिख दो।
और अलॉटमेंट में ना डिवीजन दे दो, हम अभी बनाना सिखाएंगे, ये टेंशन नहीं है कि नॉर्मल शेयर कैपिटल में कितना जाएगा और जो एक्स्ट्रा प्रीमियम का है वो कितना है। हमारे केस में फेस वैल्यू था 10 रुपया, 5, 3 और 2 रुपया करके था, लेकिन 3 रुपया एक्स्ट्रा मांगा, कहां मांगा? अलॉटमेंट में। तो हम दिखा दिए ना डिवीजन, 3 रुपया नॉर्मल वाला, 3 रुपया प्रीमियम वाला, ये वाला अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 13 रुपया आएगा, राइट? ठीक है, तो व्हेन शेयर्स, यस, नहीं, ये वाला भी बहुत अच्छा बात तुम बोली, क्या प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट पे होगा? नहीं, कहीं भी मांग सकता, वो लोग का मर्जी, लेकिन एग्जाम पर्पस से ना, हाँ भाई, एप्लीकेशन पे भी तुम लोग का एक दो सब में मांगा गया, बट नहीं मांगता है जनरली ना लोग। ये धप्पा कब देगा? ये धप्पा कब देगा? अलॉटमेंट में देगा या कॉल में दे देता है। अलॉटमेंट में मांगना और नीचे नोट लिख देना, बिकॉज क्वेश्चन इज नॉट, क्वेश्चन बोलता है, कैसे बोलता भी दिखाएंगे, छुपा के बोलता है, ठीक है। देखो हम क्या लिखे यहां पे, शेयर्स आर इशूड एट मोर देन फेस वैल्यू ड्यू टू मेनी रीजन, फॉर एग्जांपल हाई डिमांड है उस शेयर का, दिस एक्स्ट्रा मनी इज यूजुअली, नॉट ऑलवेज, यूजुअली रिसीव्ड विथ अलॉटमेंट। तो जहां पर मिला, अब इसका एंट्री पे आ रहा है, ठीक है, बच्चा लोग ये एंट्री क्लियर नहीं रखता है और फिर बाद में बैठ के रोता है कि शेयर्स के चैप्टर टफ है। ये एंट्री बेसिक है, एकदम सिंपल। भैया सिक्योरिटी प्रीमियम का जो एंट्री है वो हम कब डालेंगे? जब पैसा मांगेंगे, यानी कि ड्यू वाला एंट्री में, या जब पैसा मिलेगा। ये बात को खाली दिमाग में क्लियर रखो, जब पैसा मांगेंगे ना तब हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं। और याद है हम क्या बोले थे, शेयर कैपिटल क्या है? पवित्र है, तो वो तो खाली अपना 3 ही रुपया रखेगा, तो जो एक्स्ट्रा 3 है वो क्या नाम से जाएगा? तो जब मांगेंगे तभी बता देंगे कि किसका है। तो क्या लगता है, क्या एप्लीकेशन के साथ कभी अलॉटमेंट ये प्रीमियम दिखेगा तुम लोग को जल्दी से? नहीं, क्यों? क्योंकि उसमें पहले मांगते कि पहले मिल जाता है, पहले मिल जाता है। अगर वैसा दे भी दे, हम लोग कौन सा एंट्री में हमेशा दिखाएंगे? जब शेयर कैपिटल दिखा रहे होंगे ना तभी बांट के दिखाना है, नहीं तो नहीं दिखाना, खेल खत्म, कॉन्सेप्ट क्लियर। कब अलग करेंगे? जब शेयर कैपिटल का नाम दिखेगा तब, जब ड्यू वाला एंट्री मारेंगे तब। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, देखो यहां पर हम ये डाल भी दिए, प्रीमियम अमाउंट कॉल्ड विथ एप्लीकेशन मनी। क्या पहले ही एंट्री में हम दिखा देंगे? क्या पहला एंट्री क्या होता है जब एप्लीकेशन मनी आता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या कहीं भी शेयर कैपिटल वर्ड दिखा? नहीं दिखा। क्या बांटना जरूरी है अभी? नहीं। अब इसको क्या करते हैं हम लोग स्टेप 2 में? अलॉट। तो जब अलॉट करते क्या एंट्री डालते हैं? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। तो अब इसके साथ तुम बांट के दिखा देना, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, और यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। हमेशा जहां शेयर कैपिटल होगा वहीं 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 सिक्योरिटी प्रीमियम होगा, बैंक के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा, खेल खत्म। ड्यू वाले एंट्री में ही सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। ये बात को अगर दिमाग में बांध लिया तो आसान हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कभी कभी क्या होता है, सेपरेट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट आर नॉट प्रिपेयर्ड। ये लोग बोला कि हम ना एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, ये लाइन हम क्यों हाईलाइट किए? क्योंकि ये लाइन एग्जाम में आता है कि अज्यूम एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट आर नॉट प्रिपेयर्ड सेपरेटली। इसका मतलब हम लोग को ये काम करना है जो तुम लोग को सिखाने जा रहे हैं। जब बोले ना कि हम अलग अलग नहीं मेंटेन कर रहे हैं, तो जब एप्लीकेशन का पैसा आया साथ में बगल में अलॉटमेंट लिख दो, जब शेयर का अलॉट किए साथ में ही लिख दो, यानी कि एप्लीकेशन के साथ ही अलॉटमेंट का नाम जाएगा। अलग से अलॉटमेंट का एंट्री आएगा क्या? सिर्फ एक जगह जो यहां पे है ना, जब अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा तब। सिंपल वर्ड में अगर बोला ना कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का सेपरेट अकाउंट नहीं है, जहां जहां एप्लीकेशन है साथ में अलॉटमेंट लिखना, जहां जहां अलॉटमेंट है साथ में एप्लीकेशन लिख देना, खेल खत्म। कोई दिक्कत नहीं? पक्का कोई दिक्कत नहीं है? किसी को भी हम फिर से रिपीट करेंगे, जरा सा भी दिक्कत हो कहीं भी, ठीक है। कौन सा वाला बता? ये कौन सा स्टेज का एंट्री लग रहा है, तुम ये बताओ। फर्स्ट स्टेज का एंट्री नंबर 1 क्या होता है तेरे हिसाब से? बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन, जहां एप्लीकेशन का नाम वहां अलॉटमेंट का नाम। एंट्री नंबर 2 क्या होता है? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, जहां एप्लीकेशन का नाम वहां अलॉटमेंट का नाम। अब यहां पर एक चीज ध्यान देना, क्या अलॉटमेंट का पैसा का ड्यू एंट्री मारा क्या? तो इस चीज का ध्यान देना, एग्जाम में ड्यू मत कर देना, क्योंकि ड्यू तो हो चुका ना यहां पर वो चीज। सेकेंड एंट्री, 2 काम एक साथ हो गया, तो एक एंट्री हटाएंगे सिर्फ, कौन सा वाला? ड्यू वाला, ठीक है। एक क्वेश्चन है खाली,
और वही एक क्वेश्चन घूम फिर के एग्जाम में आएगा तो आएगा। तुम लोग को सिर्फ दो बात याद रखना है, जहां एप्लीकेशन लिखेंगे वहां अलॉटमेंट बगल में लिख देना, जहां अलॉटमेंट लिखेंगे एप्लीकेशन बगल में लिख देना, ठीक है। और दूसरा, क्या ड्यू करने का अलग से एंट्री मारना पड़ेगा? नहीं, सेकंड एंट्री में सब हो जाता है। इजी हो गया कहानी, अब तो सिंपल, ठीक है। स्नेहा समझ रही है? चलो आगे बढ़े। ओवर सब्सक्रिप्शन, ये वो जगह है जहां पे थोड़ा धक धक बढ़ जाता है, क्योंकि यहां क्या आता है? प्रो राटा। कॉन्सेप्ट तुम लोग को क्लियर है? हम मार्केट में कितना शेयर छोड़े? वर्थ ₹10 लाख, लेकिन मेरे को लोग कितना अप्लाई कर दिए? 13 लाख। क्या मेरे लिए पॉसिबल है? 10 लाख ही हम सभी को बोले हैं इशू करेंगे, 13 लाख आदमी खड़ा है मुंह लेकर, क्या करें? मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो ऑप्शन 1 जो एक्स्ट्रा मनी है उसको रिफंड कर दो, या फिर ऑप्शन 2, बात को समझो। मानो तुम लोग 10 बच्चा है, ठीक है, ऐसे करके तुम लोग 10 लोग अप्लाई किया, मेरे पास शेयर 5 ही है। हम क्या करेंगे? 10 लोग में से मानो 1 2 3 बच्चा हमको नहीं पसंद था, एकदम नालायक था, क्या किया? उन लोग को रिफंड, 13 शेयर हम नहीं लेंगे, जा कर दिए। और जो बचा हुआ 7 बच्चा है, ये लोग का क्या किए? मानो ये लोग हमको दिया 2-2 रुपया करके एप्लीकेशन का, मेरे पास आना कितना चाहिए था? 10 रुपया, मेरे पास आया कितना? 14 रुपया, एक्स्ट्रा कितना आ गया? 4 रुपया। हम क्या बोलेंगे पता है? कि यार तुमसे फ्यूचर में पैसा मांगेंगे ना हम, अलॉटमेंट का, कॉल का, तो काम करना, तुम मत देना, तेरा एडजस्ट कर लेंगे। समझा बात को? क्या किए? कि तुमसे फ्यूचर में पैसा मांगने वाले थे ना, तुम मत देना, तेरा हम जमा रखते हैं, हम अपना एडजस्ट कर लिया करेंगे, उसका भी टेंशन खत्म, मेरा भी टेंशन खत्म। तो जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, दो चीज हो सकता है, पहला रिफंड, दूसरा एडजस्टमेंट। और ये एडजस्टमेंट को ही क्या बोलते हैं? प्रोराटा। ये प्रोराटा का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्यों इसका जन्म हुआ है? ठीक है। तो जब भी प्रोराटा अलॉटमेंट हो, तुम लोग को ये 7 कॉलम का टेबल बनाना है। कितना कॉलम का? 7 कॉलम का। तुम लोग को आता है रे रोमन नंबर्स की? भूल भाल गया है? अच्छा एक बार हमको सच्ची सच्ची बताना, कखा गगा किसको याद है? याद है पूरा? चलो अच्छा, बाकी किसी को याद नहीं है? है कखा गगा यहाँ तक याद है खाली, कि आगे भी है? यहाँ तक ही है ना, हमको भी वहीं तक है। हम याद भी किए थे 2 साल पहले, फिर भूल गए, क्योंकि उसका यूसेज नहीं होता। बट रोमन नंबर तो याद है ना भाई? ठीक है, ऐसा मत करना कि रोमन नंबर याद नहीं, टेंशन हो जाएगा हमको। बात को ध्यान से समझो। तुमको क्वेश्चन जब एक बनवाएंगे तो और क्लैरिटी मिलेगा, बट एक बार समझ लो। एक काम करते हैं, ये वाला ना हम लोग इलस्ट्रेशन 7 बनाएंगे, तभी बनाने में मजा आएगा। पहले हम लोग क्या करते हैं? इलस्ट्रेशन नंबर 2, 3 और 4 बना लेते हैं, तो तुम लोग का हाथ बैठ जाएगा तो मजा आ जाएगा। इलस्ट्रेशन 2 स्क्रीन पे है, तुम लोग फटाफट बना लो, और फिर हम तुम लोग के साथ ये क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आओ ना, इसका एंट्री तो मुंह ज़बानी बोल देंगे हम। एप्लीकेशन कितना रुपया? हाँ 15, अलॉटमेंट 20, कॉल 15, बस कितना हुआ? 30, 40, 50। पहला एंट्री पैसा आने का, स्टेज 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आओ देखें, 1.5 लाख रुपया, राइट? 1.5 लाख रुपया। दूसरा एंट्री ड्यू वाला मारते हैं स्टेज 1 में, तो क्या होगा? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, 1.5 लाख रुपया, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। तीसरा एंट्री ड्यू करेंगे, क्या? अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना रुपया? 2 लाख रुपया। फिर अलॉटमेंट का पैसा आएगा, क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 लाख रुपया। फिर क्या मांगेंगे? कॉल मांगेंगे, क्या एंट्री होगा? कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और फिर क्या होगा? कॉल मिल जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। क्या कोई कॉल इन एरियर था क्वेश्चन में? नहीं था। अब आते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन इलस्ट्रेशन 3, फटाफट बनाओ। चलो चलो यहां पर ध्यान दो, कुछ इंपॉर्टेंट बात बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखो, क्लास में जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे सॉल्व करना है, एग्जाम में जो करना है करो।
क्लास में जैसे हम पढ़ा रहे वैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या बोले, ये डिस्टिंक्शन होना ज़रूरी है। ये हम लोग को दे दिया पहले से, क्या टेंशन है क्या? नहीं। इस डेट को देखो, यहाँ पर डेट का भी खेल है। एग्जाम में भैया डेट लिखना भूल गए, जा 3 मार्क्स कट गया। 7 में या 5 में से 2-3 मार्क्स कट जाएगा, डेट नहीं लिखेगा तो वो भी इंपॉर्टेंट है। 43,000 शेयर हम मार्केट में छोड़े, लेकिन लोग अप्लाई 40 ही किए। ये 43 से मेरे को कोई मतलब है 43 से नहीं। लोग पैसा कितना पे दिए? 40 पे ही दिए ना। लेकिन अभी हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन देखेंगे, वहां पर उल्टा हो जाता है। वहां पे लोग कितना दिए सिर्फ उससे मतलब नहीं होता, हम कितना इशू किए उससे भी होता है। ओवर में ज्यादा बुद्धि लगाना पड़ता है, अंडर में क्या, जितना पे पैसा आया उसको लिखना है। तो हमको 20 रुपया करके मिला किस पे? 40,000। कितना हो गया? 80,000, 8,000, सॉरी 4,000 शेयर है क्या? 40,000 शेयर पे 20,000 के 8 लाख रुपया, राइट? ठीक है। तो एंट्री नंबर 1, ये स्टेज 1 है ना। क्या एंट्री होगा? पहला बैंक अकाउंट डेबिट टू, इलस्ट्रेशन कौन सा चल रहा है? 3। अब देखो यहां पर कैसे करना है, यहां पे अपना डेट लिख दो। क्या करना है देखो, बैंक डेबिट टू शेयर, कैसे लिखे देखा ना तुम लोग, मतलब राइटिंग मत देखो, लेकिन 8 लाख। ये हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम लोग को 1-2 सम तो प्रैक्टिस करना नहीं है। अब तुम लोग इतना छोटा छोटा सम में अगर 5-5, 10-10 मिनट लगाएगा तो हम लोग का क्लास कैसे कंप्लीट होगा? तो शॉर्टकट में रफ में लिख के आगे बढ़ो। हमको बस ये देखना है कि क्या तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। तुम लोग अगर शेयर एपी लिख के भी खुश है तो लिख लो, बस वो बात समझ में आना चाहिए तुमको कि क्या है। क्लास के लिए, घर एग्जाम में पूरा लिखने का ट्राई करना, ठीक है? चलो, पहला बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, दूसरा भैया दूसरा में शेयर एप्लीकेशन टू, डेट बताते जा रहे हैं। पहला 1 जून, दूसरा सॉरी पहला मई 20 है ना, दूसरा जून, ठीक है। तो 1 जून शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल कत टका? 8 लाख। 8L मतलब 8 लाख, ठीक है। 8K मतलब 8,000। फिर क्या है, कितना तारीख आया? हम ड्यू कब कर रहे हैं? देखो डेट देखते जाओ बच्चा लोग, यहां पर ध्यान दो। 1 अप्रैल को हम इशू किए थे, 20 मई को सब्सक्रिप्शन का डेट आया, तो इसी दिन हम क्या किए होंगे? पैसा आया होगा मेरे पास। फिर बोल रहा है अलॉटमेंट जो है वो कब हुआ? 1 जून को। तो देखो सेकेंड एंट्री में क्या डेट डाले अपन? 1 जून। लेकिन ऑल सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट कब मिला? 15 जुलाई। तो हम लोग 15 जुलाई को क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू, अच्छा सॉरी अलॉटमेंट का ड्यू कितना तारीख को करेंगे? जिस दिन मेरे हम शेयर अलॉट करेंगे हमेशा एंट्री उसी दिन का जाएगा। तो 1 जून को ही क्या करेंगे? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, कितना रुपया भैया? 40,000 शेयर पे कितना रुपया करके ड्यू किए? 30 रुपया। कितना हो गया? 12 लाख। फिर कितना तारीख आया? 15 तारीख। उस दिन क्या हो गया? पैसा मिल गया। कितना? जितना मांगे थे पूरा मिल गया। बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है, 12 लाख। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या हुआ? आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट कॉल वर रिसीव्ड ऑन 20 अक्टूबर। मांगे कब थे? तो ड्यू का एंट्री कब डालेंगे? कैसे डालेंगे? कैसे मांगते पैसा? कॉल अकाउंट डेबिट टू। लेकिन यहां सिर्फ कॉल लिखने से चलेगा नहीं, क्या लिखेंगे? फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। कितना मांगे? 40,000 शेयर पे कितना रुपया करके? 25 रुपया करके, तो 10 लाख हो गया। और फिर क्या हुआ? क्वेश्चन बोला ना 20 तारीख को सारा पैसा मिल गया, तो 20 अक्टूबर को क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, कत टका? 10 लाख टका। फिर कब किए हम लोग सेकेंड कॉल? कब किए? 1 फरवरी। और मिला कब? बोला है कि क्वेश्चन में मिला कब? नहीं भैया, क्वेश्चन में तो कुछ नहीं बोला। क्या करें? अज्यूम कर लो कि लास्ट दिन तक मिल गया है। तो हम लोग पहला एंट्री क्या मारेंगे? 1 फरवरी को पैसा मांगने का। क्या मांग रहे हैं? सेकेंड कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना मांगे? 40 पे सेम 25 रुपया ना,
कितना हो गया? 10 लाख। और हमको पैसा मिला कब? भैया क्वेश्चन में बोला ही नहीं है पैसा नहीं मिला, तो क्या मानेंगे? नहीं मिला। अरे बोला ना सब कुछ बंद कर दिए 31 मार्च को, तो मानेंगे कि 31 मार्च को मिल गया। क्या एंट्री करेंगे? बैंक डेबिट टू, सॉरी 31/3, बैंक डेबिट टू सेकेंड कॉल। कितना रुपया? कुछ बोला एरियर है? नहीं, 10 लाख। अच्छा, इसके नीचे लिख देंगे नोट। नोट में क्या लिखेंगे? नोट में लिख देंगे कि बिकॉज क्वेश्चन हैज नॉट स्पेसिफाइड अबाउट रिसीविंग व्हाट? सेकेंड कॉल या फाइनल कॉल, वी आर अज्यूमिंग इट इज रिसीव्ड ऑन कितना तारीख? 31 मार्च 2000। खेल खत्म। ठीक है, इजी था। हाँ भाई, हाँ, जहां भी एम्बिग्विटी मिलेगा नोट देना पड़ेगा। एम्बिग्विटी मतलब क्वेश्चन कुछ बोल नहीं रहा है और हम लोग कुछ असम्पशन ले रहे हैं, तो वो बताना पड़ेगा। ऐसा क्या होगा, बात को समझो, कि अगर ऐसा हुआ ना कि क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा, तुम बता दिया, तो उन लोग के पास कोई और सजेस्टेड आंसर होगा ना, फिर भी वो तुमको मार्क्स दे देगा, क्योंकि तुम अपना अजम्पशन बताया है। और वो लोग ना बहुत बार एक आंसर का अल्टरनेटिव आंसर भी देख लेता है। अगर तेरा अजम्पशन सही है ना, वो उसको अल्टरनेट मानेगा और बाकी बच्चा को भी उसके कारण मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं इलू 4 में। इलू 4 कुछ नहीं है, ठीक है, इसको तो सॉल्व कराना बेकार है, खाली मेरे साथ तुम लोग चलो, हम लोग सॉल्व कर लेंगे क्लास में। सबसे पहले कौन सा लिमिटेड है ये? पंत लिमिटेड, पैंड बोलती है। ऋषभ पंत को नहीं जान रही है? तुम लोग जान रहे लड़का लोग? तब तो उर्वशी राउटेला को भी जानता होगा। हाँ, कितना खुश हुआ। कितना एप्लीकेशन आया मांगे? इनवाइट कितना किए? 50,000। कितना रुपया मांगे एप्लीकेशन पे? हाँ 50, पूरा देखो 20, एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट में 10, कॉल में 20, कितना रुपया हो गया? ठीक है, ऐसे 50 मांगे। कंपनी को कितना पे एप्लीकेशन आया? 50,000 मार्केट में छोड़े, 60,000 एप्लीकेशन आ गया, यानी कि 10,000 शेयर पे 20-20 रुपया करके एक्स्ट्रा आया होगा। कितना रुपया एक्स्ट्रा आया मेरे पास? बोल सकते हैं 2 लाख रुपया एक्स्ट्रा आया। क्या करे इस 2 लाख का? क्वेश्चन ही बताएगा। बोला डायरेक्टर एक्सेप्ट किया 85,000 शेयर और बाकी को रिजेक्ट कर दिया। पहला एंट्री क्या होगा? जो अच्छा हंस रहा है वो बताएगा। अंजलि देखिए, हमको अंजलि बताएगी क्या होगा। पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितना पे? ये बताओ, 50 × 20 करेंगे या 60 × 20 करेंगे? पूरा 60 × 20 करेंगे, पूरा पे पैसा आया ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 60 × 20 कितना होगा? देखिए भैया 12 लाख आपके बगल में ही है। फिर सेकेंड एंट्री क्या होगा? भैया ये वाला हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। किस में ट्रांसफर कर देंगे? शेयर कैपिटल। बट हम कुछ बोले थे कि ये वही लेगा जिसका ये हकदार है, क्योंकि ये क्या है? ये पवित्र है। तो ये कितना का हकदार है? 10 लाख। तो ये जो एक्स्ट्रा 2 लाख बचा, इसको क्या किया ये लोग? बोला ना रिटर्न किए हैं। तो जब हम लोग डिवीजन दिखा रहे कि शेयर कैपिटल पे कितना आना चाहिए, उसमें तो 10 डाल दिए, बचा हुआ 2 क्या करेंगे? रिफंड कर देंगे टू बैंक। इसके आगे सब सेम है। देख लो, अलॉटमेंट का पैसा मांगे, अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, लेकिन एक हुआ दिक्कत। क्या दिक्कत? कि भैया दिक्कत ये हुआ कि डायरेक्टर एक्सेप्टेड। ठीक है, शो जर्नल एंट्री इफ कंपनी रिफंडेड द एप्लीकेशन मनी टू रिजेक्ट एप्लीकेंट्स एंड अलॉटमेंट मनी वाज रिसीव्ड फॉर 45,000 शेयर। क्या बोला? इफ कंपनी रिफंडेड द एप्लीकेशन मनी टू रिजेक्टेड एप्लीकेंट्स एंड अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड फॉर 45,000 शेयर। अच्छा, इसका कहना है कि 50 पे पैसा मांगे थे ना, 45,000 शेयर का पैसा मिला, 5,000 नालायक निकला। क्या किया उन लोग? पैसा नहीं दिया। क्या करेंगे अब हम लोग बताओ? 5,000 लोग मेरे को पैसा नहीं दिया, 20 रुपये, कितना रुपया करके? 10 रुपया करके, अलॉटमेंट का 10 रुपया है, 10 रुपया करके नहीं दिया। क्या करें? कॉल्स इन एरियर, खत्म कहानी। कॉल्स इन एरियर डेबिट होगा, क्योंकि ये क्या है? मेरे लिए नुकसान है।
तो डेबिट करके 50,000। देखो शेयर अलॉटमेंट में मांगे कितना थे, 5 लाख। शेयर अलॉटमेंट में पूरा 5 लाख का हिसाब देना है हमको, कैसे देंगे, 4.5 लाख बैंक में गया है, 50,000 आज कॉल्स इन एरियर हो गया है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। ये इलस्ट्रेशन 5 ना बड़ा ही विचित्र टाइप का सम है। क्यों भैया, ऐसा क्यों, आओ देखते हैं। द दिल्ली आर्टवेयर लिमिटेड इशू कितना किया, 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एंड ले कहां पे, वो यहीं पे, क्योंकि एंट्री मांगा ही क्वेश्चन में इतना है ना। ऐ हंसी, यहां पे देखो क्या बोल दिया, इक्विटी एंड ले, ये तो माथा दर्द कर दिया। अब कंपलसरी हो गया है इक्विटी शेयर कैपिटेशन, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ऐसे करके डिवाइड करना। अगर क्वेश्चन में सिर्फ इक्विटी और तुम शेयर कैपिटल शेयर अलॉटमेंट करके आएगा तुमको मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन जहां दोनों है तो हमको डिफरेंशिएट करके दिखाना पड़ेगा। दिक्कत यहां भी नहीं था, दिक्कत कहां था पता है, ऑल दीज शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, यानी कि ये कौन सा सब्सक्रिप्शन, फुल ओवर या अंडर, फुल। फाइनल कॉल वॉज रिसीव्ड ऑन 42,000 इक्विटी शेयर, तो बाकी क्या हो गया, कॉल्स इन एरियर, एंड 88,000 प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर को हम लोग क्लास में ईएस और प्रेफरेंस शेयर को पीएस लिखेंगे, प्लीज एग्जाम में ईएस पीएस मत लिखना, ठीक है। यहां तक कहानी ठीक चल रहा था, ये लोग ठीक शेयर्स के बारे में बात कर रहा था, ये क्या बोल दिया, प्रिपेयर कैश बुक एंड जर्नलाइज। एक क्वेश्चन में 2 चीज दे दिया, हम बार बार बोल रहे हैं क्वेश्चन क्या मांगा है। देखो अभी माही का भी सवाल आया कि भैया पूरा एंट्री क्यों नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन मांगा नहीं था। तो क्वेश्चन क्या मांगा, सिर्फ 2 मांगा, क्या चीज का, कैश बुक और जर्नल फॉर रिमेनिंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स। रिमेनिंग ट्रांजैक्शन का क्या तुम लोग मतलब समझा, इन लोग कैसे खेला तुम लोग के साथ, बोला जहां जहां बैंक अकाउंट का काम आएगा वो वाला एंट्री पास मत करना, उसको लेजर में डाल देना, और जहां जहां ड्यू वाला एंट्री होगा ना खाली वो पास करना, ठीक है। क्या तुम लोग पहले ट्राई करना चाहेगा, है ना, कौन नहीं बोला रे, छुप के नहीं बोल रही आकृति, कृतिका के पीछे छुप के कि हमको दिखे ना। देखो क्या बोल रहे, ध्यान से सुनो, तुम लोग को करना है, आसान है। एक पेज में जर्नल करना है, जस्ट उसके बगल वाले पेज में कैश बुक करना है। यहां देख ले बच्चा, यहां देख ले सब कोई, एक पेज में लेफ्ट हैंड साइड में जर्नल कर लो और राइट हैंड साइड में कैश बुक बना लो। जब जब बैंक वर्ड दिखेगा ना लेजर पे काम करना, और जब जब पूरा खाली ड्यू का एंट्री होगा बैंक वर्ड नहीं दिखेगा जर्नल एंट्री पास कर देना। हम एक करके दिखा देते हैं, आसान हो जाएगा तुम लोग के लिए। आओ, इलू कौन सा है ये, 5। हम लोग एक साइड बनाएंगे कैश बुक एक पेज में और दूसरा पेज में बनाएंगे जर्नल एंट्री, ठीक है, ओके। सबसे पहले क्या होता है, क्या होता है, स्टेप 1 स्टेज 1 का बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक वर्ड आ गया ना, कैश बुक में लिखेंगे, किस साइड, डेबिट साइड में, क्या, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब भैया हाँ, अच्छा हाँ, यहां पर तो वो भी करना होगा, तो टू ईएस अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना रुपया आया भैया, 50,000 शेयर पे आया ना कि 60 पे आया है, 50 पे कितना, 25 रुपया करके, 12.5 लाख। कोई दिक्कत, यहां खेल खत्म। सेकेंड एंट्री क्या होता है, एक सेकंड भैया, जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे, नहीं नहीं, यही समझा रहे हैं, जहां पर बैंक वर्ड आएगा, अगर क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन का भाषा को समझ लो बेटा, एग्जाम में गलती मत करना। कैश बुक भी बनाने बोला, जर्नल भी बनाने बोला, हम नॉर्मली बनाते, जर्नल में सब एंट्री मारते, कैश बुक में जरूरत वाला एंट्री मारते, वो मेरे लिए आसान होता। रिमेनिंग ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्री किसके लिए बोल रहा है कि कैश बुक वाला खाली कैश बुक में और बाकी का जर्नल पास करो, बाकी कोई भी जर्नल एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट या क्रेडिट नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या पहला एंट्री को जर्नल में डालेंगे, नहीं, तो सेकंड एंट्री क्या होगा, ड्यू कर देंगे, अलॉट कर देंगे शेयर। क्या एंट्री होगा, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। क्या बैंक वर्ड है, नहीं ना, तो क्या करेंगे, शेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्लियर है, कितना रुपया, 12.5 लाख।
इसी तरीके से प्रेफरेंस का भी चलेगा और इसी तरीके से इक्विटी का भी चलेगा। दोनों का करना है तुम लोग को अलग अलग पेज में, ठीक है। 5 मिनट का टाइम दे रहे, फटाफट करो। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। टीवी नहीं आ रहा है, एक सेकंड। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, सबका हो गया है। क्या किए, जहां पर कैश वर्ड दिखेगा, बैंक वर्ड दिखेगा, जर्नल एंट्री पास करना ही नहीं है वो वाला। तो खाली एक चीज का जर्नल एंट्री पास होगा, क्या चीज का, पैसा मांगने वाला। देखो या तो ड्यू या फिर वो जो अलॉट करते हैं, पहला अलॉटमेंट वाला एंट्री पास हुआ ना, शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन भैया ये वाला ना हम लोग अलग अलग करके लिखे, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली प्रेफरेंस वर्ड अलग से लिखा गया, दोनों का अलग अलग करके दिखाएं। अच्छा, इस पे जो पैसा मिला होगा वो कहाँ आया, ये देखो पैसा आने वाला एंट्री है ना, ठीक है। इसी तरीके से अलॉटमेंट का पैसा आया, प्रेफरेंस शेयर का पैसा आया, फर्स्ट कॉल प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी का, फाइनल कॉल प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी का। सिमिलरली यहां पर पैसा ड्यू करते गए और पैसा बस ड्यू करने का एंट्री आते जा रहा है। एक चीज में तुम लोग को दिक्कत हुआ होगा कि भैया कॉल्स इन एरियर का क्या करें, क्या कॉल्स इन एरियर का एंट्री पास करना है या फिर कैश बुक में डालना है। कॉल्स इन एरियर का एंट्री होता क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल अकाउंट, राइट। अगर हम उसको जर्नल में डालेंगे तो बैंक को भी जर्नल में डालना पड़ेगा। तो क्या किया गया यहां पर, कितना रुपया किस पे है, कॉल्स इन एरियर बताओ तो एक बार। फाइनल कॉल पे कितना शेयर है, 50,000। 50 के शेयर पे कितना रुपया, 25 रुपया। मिला कितना पे, 42 पे, यानी कि 8 पर नहीं मिला। हमेशा क्या करते थे हम लोग, 8 इंटू 25 जो आता था उसको कॉल्स इन एरियर में डेबिट करते थे। ये मत करो तो एक बार। यहां पर तुम कितना मांगेगा, 50 इंटू 25 कितना मांगेगा, 12,50,000 मांगे। यहां कैश बुक में हम लोग दिखा दिए कितना आया, 10,50,000। जो गैप है वही ना हुआ, 8,000 इंटू 50 4,25,000। हाँ नहीं होगा वो, तुम देखो ना, तुम जो डिफरेंस आ रहा है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया ना बेटा। 12.5 मांगे 10 आया, जो बचा हुआ 2.5 है उसका क्या हुआ, उसका वही हुआ, कॉल्स इन एरियर हुआ। कोई दिक्कत नहीं है, कहानी क्लियर। तो जब ऐसा क्वेश्चन हो, क्या ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, चांसेस कम है, लेकिन हाँ वो लोग को अगर पेपर को लेंदी करना होगा तो ये क्वेश्चन देगा। ये टफ नहीं है, बट इसमें अगर तुम लोग गलती कर दिया कि हम पहले बैठ के सारा एंट्री पास करें फिर कैश बुक बनाए, नहीं, कैश बुक बनाओ एक साइड जर्नल बनाओ, जैसे दिमाग में बैंक वर्ड आ रहा है कैश बुक में डालते जाओ, बाकी मांगने वाला ड्यू वाला एंट्री जर्नल में डालते जाओ। 10 मिनट का सम नहीं है ये, क्लियर, ओके। अच्छा, क्या शेयर्स डिस्काउंट पर इशू हो सकता है? जो लोग हाँ बोल रहे हैं हाथ उठाओ। शेयर डिस्काउंट पे इशू हो सकता है। जो लोग नहीं बोल रहे हैं हाथ उठाओ। क्यों नहीं हो सकता? डिवेंचर होता है, वो तो हमको पता है। आई एम आस्किंग वाई। स्वेट इक्विटी हुआ जो हम लोग एम्प्लॉइज को देते हैं कि तुम बहुत मेहनत किया तो सस्ता में दे रहे हैं, क्यों नहीं दे पाएंगे? जनरल पब्लिक को हम डिस्काउंट पे क्यों इशू नहीं करेंगे? प्रॉफिट हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और तुम जब डिस्काउंट पे इशू करेगा, तेरा क्या, जब भी कोई चीज़ डिस्काउंट पे आता है उसका क्या एक इंप्रेशन आता है कि वो नहीं बिक रहा है, इसीलिए डिस्काउंट दिया जा रहा है। और तेरा शेयर अगर हम डिस्काउंट पे इशू करेंगे, इसका मतलब वो शेयर नहीं बिक रहा, मतलब कंपनी खराब है। जब कंपनी खराब है तो सेबी क्यों लिस्ट किया भाई, है ना? तो शेयर जो है वो डिस्काउंट पे इशू नहीं होता, डिबेंचर होता है। ये बात याद रहेगा, ठीक है? एग्जाम में आएगा भी नहीं डिस्काउंट वाला क्वेश्चन, ठीक है? ओके, देखो सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट बोला कि डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकता सिवाय स्वेट इक्विटी शेयर्स के। हाँ, फॉरफीट करने के बाद हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, क्योंकि वो लिस्टेड के द्वारा नहीं हो रहा है, वो तो मेरा जब्त किया हुआ हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। फॉरफीट का खासियत देखो ना, हम शेयर जब्त कर लिए तेरा, तुम जितना पैसा दिया था वो भी मेरा, अब हम डिस्काउंट पे इशू करेंगे, मेरा नुकसान थोड़ी है, मेरा खराब इंप्रेशन थोड़ी जा रहा है। क्लियर है? तो शेयर अक्सर प्रीमियम पे इशू होता है, और प्रीमियम का कहानी तो हम तुम लोग को बता दिए। ये जो थ्योरी है ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम प्रीमियम पर शेयर इशू किया, इसका क्या मतलब है भैया? इसका सिंपल सा मतलब है कि 10 रुपये की जगह 12 रुपया, 2 रुपया एक्स्ट्रा आया।
क्या उसको शेयर कैपिटल में डालते हैं या रिजर्व एंड सरप्लस में डालते हैं? भैया उसको रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के नाम से डालते हैं। तो क्या उससे हम जो चाहे वो कर सकते हैं? अगर मेरे को मन किया अपने एम्प्लॉयज को पार्टी देने का, मुझसे पैसा निकाल के दे सकते हैं? नहीं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जो भी पैसा जाता है वो सिर्फ और सिर्फ 5 चीजों के लिए यूज किया जा सकता है। कितने चीजों के लिए? 5 चीजों के लिए। क्या है वो 5 चीज? पहला, बोनस शेयर इशू करने के लिए। दूसरा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के लिए। भैया ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्या होता है? बिजनेस को शुरू करने से पहले कुछ खर्चा होता है, उसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंस बोलते हैं, और हम चाहें तो एसपीआर अकाउंट से उसका पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद डिस्काउंट, कमीशन या एक्सपेंसेस ऑन डिबेंचर जो हो, मतलब इशू करने के लिए डिबेंचर पे जो खर्चा हो रहा है, एंड अगर हम कल को प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं, मानो तुम लोग जब हमसे इशू किया था ना, 10 रुपया दिया था, आज मेरा अच्छा दिन आ गया, हम तुम लोग को बोलेंगे कि हम तुम लोग को 12 रुपया में शेयर वापस खरीद रहे तुम लोग से। तुम लोग हमसे कितना में खरीदा था? 10 में। तुम लोग को पैसा देंगे तो तुम लोग से शेयर ले लेंगे ना, वापस 12 में लेंगे। तो जो एक्स्ट्रा 2 रुपया वो कहां से पे कर सकते हैं? कहां से? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। कहां से? एसपीआर से। और इसको क्या बोलते हैं पता है? पोरॉड्स या फिर पोरॉप्स, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर और सिक्योरिटीज। क्लियर है? ठीक है। और लास्ट में बायबैक करने में काम आता है। बायबैक यानी कि खुद का शेयर को खरीदने में वापस से। बस और बस ये 5 काम के लिए एसपीआर अकाउंट यूज किया जा सकता है। इस 5 के अलावा और कोई छठा काम के लिए इसको यूज नहीं किया जा सकता। वापस करना, तुम शेयर मेरे को वापस करो, पैसे लो, घर जाओ। ठीक है? क्लियर है कहानी सारा? ओके। तो भैया प्रीमियम का तो आप हम लोग को पढ़ा दिए थे, बिल्कुल पढ़ा दिए थे। तो भैया हम लोग प्रीमियम का सम बना सकते हैं क्या? हाँ, एक छोटा सा सम है, तुम लोग तुरंत बना सकते हैं। इलस्ट्रेशन 6। नहीं तो छोड़ो ना, बनाने का कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग अभी तुरंत कर लेगा। देखो, सबसे पहले जब भी प्रीमियम आएगा, ये टेबल तो बनाना ही है चाहे प्रीमियम आए या ना आए। एंड शेयर, लास्ट क्या है? कॉल। एप्लीकेशन में 25 रुपया, अलॉटमेंट में बोला 75 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम, एंड बैलेंस जो है वो कॉल का है। यार ये सम में अगर ऐसे काम नहीं करेंगे तो फंस जाएगा। तुम लोग सब स्क्रीन पे ध्यान देना, ठीक है? नहीं तो एग्जाम हॉल में यही करता रह जाएगा कि इसमें कितना रुपया है। शेयर का असली दाम कितना है? लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग असली चीज लिखेंगे जो शेयर कैपिटल में जाएगा। ठीक है? 100 रुपया। और प्रीमियम कितना परसेंट है? 25। 100 रुपये का 25% कितना हुआ? 25। प्रीमियम कितना टोटल था? सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट में कितना टोटल मांग रहा है? 75, जिसमें से 25 प्रीमियम है, तो शेयर कैपिटल में कितना जाना चाहिए? ठीक है? जो बचेगा वो कहां जाएगा? तो कितना यहां आ गया? ये टेबल बनाना जरूरी है। इस टेबल में लेफ्ट हैंड साइड में जो शेयर कैपिटल में जाएगा वो लिखो, बीच में लिख दो प्रीमियम कितना है और ये अमाउंट अलग से लिख दो। अब सम धड़ाधड़ बनेगा, तुम लोग खुद देखो। पहला एंट्री पैसा आएगा किसका? एप्लीकेशन का। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कितना आएगा? 2.5 लाख पे 25 रुपया, कितना हो गया? कैलकुलेटर भी करो रे। 62 लाख 62,50,000। फिर क्या करेंगे? अलॉट कर देंगे। तो क्या एंट्री होगा? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल सेम 62,50,000। अब अलॉटमेंट में है ना, तो क्या करेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, पहला ड्यू एंट्री है ना, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब जहां शेयर कैपिटल वहीं बता दो, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या एंट्री बोले हम? इक्विटी शेयर क्या था ये? अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जहां शेयर कैपिटल वहीं डिफरेंशिएट करके बताना होगा एसपीआर में कितना जाएगा। देखो 2.5 लाख शेयर था, जिसमें से शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 50, तो यहां कितना आ जाएगा? 12,500,000, और एसपीआर में कितना जाएगा? 25, तो 2.5 इंटू 25 कितना आ जाएगा? 625,000, और ऊपर में कितना आ जाएगा? 16,750, मतलब लास्ट में जो जीरो है थाउजेंड्स का वो अलग है। ठीक है? 18,750, सॉरी 18,750। क्या कोई दिक्कत? सिंपल।
और इसके बाद जब पैसा आएगा तो क्या फिर से मेरे को बताना होगा? नहीं, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? हाँ, शेयर कैपिटल वगैरह, इक्विटी लिखने में आलस भी आएगा तो EQ लिख देना, बहुत है। ठीक है, चलो ये सब वर्किंग नोट तुम लोग जितना बनाओ उतना कम है, बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं उस सम में जिसमें तुम लोग को ये टेबल बनाना सिखाएंगे हम। पहले सम समझ लेते हैं फिर टेबल बनाएंगे। ठीक है, क्या बोली रे? पहली बार तुम नहीं बोली, कोई और बोला। चलो, 6 लाख शेयर्स हैज बीन इशूड एंड फुल्ली पेड ऑन 30 जून 2020। जब बोल रहा है ना फुल्ली पेड, मतलब पूरा 10 रुपया मांगे और 10 रुपया मिल गया। अब जब तक कॉल इन एरियर नहीं बोलेगा हम लोग क्या अज्यूम करके चलेंगे कि सारा पैसा मिल चुका है। फिर फर्दर इशू हुआ कितने का? 1 लाख ऑफ ₹10 शेयर्स, जबकि कितना में इशू हो रहा है? 14 में, यानी कि फेस वैल्यू कितना है? 10 और इशू वैल्यू कितना है? 14। ये दिमाग में क्लैरिटी बैठा। चलो, एप्लीकेशन पे कितना? 2 रुपया। ठीक है, अच्छा, और अलॉटमेंट पे 5 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो हम लोग कैसे करते हैं? देखो देखो, ध्यान दो। अलॉटमेंट पे 5 रुपया इशू वैल्यू में लिखे, हम यहां पे नहीं लिखे फेस वैल्यू में। और फिर कॉल में बोला बैलेंस, तो सेम चीज करेंगे। फेस वैल्यू कितना है? 10, जिसमें से 2 मांग चुके हैं और 5, 2 मांग चुके हैं और 5 ये है। तुम लोग बताओ, ऐसे बुद्धि चलाओ। 14 रुपया टोटल मांगना था, 2 और 5 मांग चुके, कितना बाकी है? 7। ठीक है, अच्छा, फेस वैल्यू में क्या बोला? प्रीमियम को और कोई ज्ञान नहीं दिया, परसेंटेज वगैरह। अच्छा, 4 रुपया प्रीमियम में बोल तो दिया, तो फेस वैल्यू कितना होगा यहां पे? 1 + 4 = 5, ये होगा। ठीक है, और यहां पे कितना? 7। तो देखो 7 + 1 + 2 कितना हो गया? 10। और यहां पे 7 + 5 + 2 कितना हो गया? करना आया? क्या किए? पहले वैल्यूज को बैठा दिए। उसके बाद हम लोग का स्टेप 1 यही होना चाहिए कि आप प्रीमियम कितना रुपया है, ये पता चल गया ना कि प्रीमियम कितना रुपया है, खेल खत्म। और यहां पर डायरेक्टली नहीं बताया, छुपा के बताया कि 14 में 10 वाला इशू कर रहे हैं, तो प्रीमियम कितना रुपया है? 4। छुपाया हुआ है, ध्यान देना। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एप्लीकेशन व रिसीव्ड फॉर 3,55,000। मांगे कितना थे? कितना बोले थे? 1 लाख। आया कितना? 3,55,000। कितना एक्स्ट्रा? 2,55,000 पे एक्स्ट्रा आया। तो ये लोग बोला रुको ना भाई, हिसाब बैठाते हैं। ये लोग 4 कैटेगरी बनाया। कितना कैटेगरी बनाया? 4। पहला बोला 5,000 को पूरा पैसा, एप्लीकेंट्स फॉर 5,000 शेयर्स रिसीव्ड अलॉटमेंट इन फुल। इसका क्या मतलब हुआ? 5,000 को पूरा अलॉट कर दिया। ठीक है, मतलब इसका पूरा पैसा आ गया, खेल खत्म, इसमें माथा दर्द नहीं है। एप्लीकेंट्स फॉर 30,000 रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 अप्लाइड। यानी कि तुम 2 मांगा था ना, तुमको 1 देंगे। यहां कितना मांगा ये लोग? 30,000। ये लोग को कितना देंगे? 30,000 × 1/2, यानी कि 15। मांगा कितना था ये लोग? 30। पूरा दिए क्या? नहीं, आधा दिए। ठीक है, फिर तीसरा कैटेगरी आया 3,20,000 जो था उसको तो 1:4 कर दिए, यानी कि 3.2 लाख बाई 4 कितना हो जाएगा? 80,000। उसको कितना दिए? 80,000 शेयर दिए। और क्या बोला? द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट। देखो दोनों में, देखो ये दोनों में देखना। ठीक है भैया, एक बात बताइए, हम अप्लाई किए 30,000 शेयर, मानिए हम 1-1 रुपया करके एप्लीकेशन मांगे थे, आपके पास 30,000 रुपया आया, हम बोले हाँ। आप हमको अलॉट किए 15,000 शेयर, हम बोले हाँ। तो आपको 15,000 रुपये लेना चाहिए था, आप उसी के हकदार हैं। यस। बचा हुआ 15 का क्या? क्वेश्चन बोल देगा नो मनी वॉज रिटर्न टू दिस एप्लीकेंट। पहले तो क्लियर कर दी कि बेटा रिफंड तो किए नहीं। अगर रिफंड नहीं किए तो क्या किए? एडजस्ट किए। तो सरप्लस जो है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। सिमिलरली यहां पे जो अलॉटमेंट था वो रिटेन हुआ और जो एक्सेस है वो रिटर्न किया। मतलब अलॉटमेंट तक तो हम एडजस्ट कर दिया। क्या कॉल एडजस्ट करने बोल रहा है?
नहीं, बाकी रिटर्न कर दो। और लास्ट में मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वाज रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट, यानी कि कॉल एज इट इज चलेगा। तो एक्चुअली में कितना कैटेगरी हुआ? खाली 3 है ना, एक ये 5,000 वाला, एक ये 30,000 वाला, एक ये 3,20,000 वाला। अभी तुम पहली बार सुन रहे हैं ना, तुमको खिचड़ी लग रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। हम एक टेबल बनाएंगे, खेल वहीं पे सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है? ओके, एक काम करते हैं, सबसे पहले ये समझे हम लोग कि प्रोराटा वाला क्वेश्चन जो है वो कैसा दिखेगा? वो कुछ ऐसा दिखेगा। पहला चीज देखेंगे कि उसमें ओवर सब्सक्रिप्शन है, दूसरा कुछ को एडजस्ट करेंगे, कुछ को रिफंड कर रहे हैं। जब ये हो, आंख बंद करके देखो। सबसे पहला स्टेप तो हमेशा क्या होता है? ये करना, ये वाला काम करना, राइट? ठीक है, एक सेकंड। हाँ, इसका मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन ये नहीं करेगी तो 99% चांसेस है कि तुम एग्जाम में गलती कर देगी डर के मारे, ठीक है? एग्जाम में सिली मिस्टेक होगा, तुम लोग कोई भी बड़ा मिस्टेक करके नहीं आएगा, क्योंकि सम तुम लोग 100 बार सॉल्व कर चुका है, तुम लोग को प्रेशर का आदत नहीं है। इसीलिए ये काम करेंगे ना तो हम लोग को ये देखना है और इंटू करके आंसर लिखते जाना है, ठीक है? चलो, जब भी प्रोराटा दिखेगा हम लोग क्या करेंगे? ये वाला जो है एक डायग्राम बनाएंगे। कितना टेबल है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7। पहला दो टेबल में, पहला दो कॉलम में क्या कर रहा है? अरे पढ़ रहा है ना? ठीक है। पहला दो कॉलम में क्या है? नंबर्स, और उसके बाद रुपीस, सब जगह रुपीस। ये बात ध्यान में गया? पहला दो में नंबर, उसके बाद रुपीस। अच्छा, सबसे पहले कितना शेयर उन लोग अप्लाई किया था ये लिख देते हैं। देखो, हम तुम लोग को यहां पर एक छोटा सा ढांचा बना के देते हैं। टोटल कितना शेयर था, कितना का एप्लीकेशन आया? 3,55,000। तो मेरा जो भी हिसाब किताब है 3,55,000 पे होना चाहिए। तो यहां पर जो सम है ना बाबू, वो 3,55,000 ही आना चाहिए। पहले तो ये चीज का क्लैरिटी दिमाग में बैठा लो। ये नंबर ऑफ शेयर्स है। कितना बच्चा लोग गलती करता है, यहां पे रुपीस का कैलकुलेशन करने लगता है। अरे नंबर ऑफ शेयर्स है। पहला क्या किया भैया? पहला में क्या किया कि ये लोग बोल दिया कि 5,000 शेयर्स अप्लाई हुआ था। दूसरा में 30,000 अप्लाई हुआ था। तीसरा में 3,20,000 अप्लाई हुआ था। खेल खत्म। ये जितना अप्लाई हुआ, हम क्या पूरा 3,55,000 का अलॉट कर सकते हैं? क्वेश्चन स्पष्ट बोला है, देखो कितना अलॉट कर सकते हैं? 1,00,000। तो हम लोग का नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितना होना चाहिए? आओ देखते हैं क्या क्वेश्चन सही है कि नहीं। 5,000 को तो पूरा दे दिए, फुल दे दिए। 5,000 को फुल दे दिए। कितना दे दिए? फुल दे दिए। ये वर्ड मतलब कि पूरा मिल गया। 30,000 को 1:2 के हिसाब से कैलकुलेट किए थे, कितना आया था? 15,000। और 3,20,000 को दिए थे तो 80 आया था, राइट? तीनों को ऐड करो, देखो तो कितना हो रहा है? 1,00,000 हो रहा है। हम लोग सही जा रहे हैं। नंबर का खेल खत्म। अब ये जो है फर्स्ट कॉलम, कौन सा कॉलम? फर्स्ट कॉलम। ये क्या बताया कि वो आप लोग कितना अप्लाई किए, ये बताया। तो अब हम लोग पहले निकालेंगे कि आप लोग जो अप्लाई किए उसका कितना रुपया मेरे पास आया। मेरा हिंदी को ध्यान से सुनते जाओ बेटा। आप लोग जो अप्लाई किए हैं ना कॉलम नंबर 1 में, उस पे मेरे पास कितना रुपया आया हमको ये बताना है। कितना रुपया था एप्लीकेशन का? 2 रुपया। तो 5,000 इंटू 2, 30,000 इंटू 2, और 3,20,000 इंटू 2। हम लोग के पास टोटल कितना रुपया आया? 7,10,000 रुपया आया। कोई दिक्कत? क्या इस रुपया का हम हकदार हैं? हम कितना का हकदार हैं? भैया ये जो अलॉट किए हैं आप खाली उतना पे पैसा लेके रख सकते हैं। तो स्टेप अब क्या है कि फोर्थ कॉलम में जितना अलॉट किए उसको मल्टीप्लाई कर दो। किससे? एप्लीकेशन मनी से। यानी कि भले ही हमको 10,000 मिला, हम 5,000 को पूरा 5,000 शेयर अलॉट किए ना, तो पूरा 10,000 के हकदार थे। अच्छा, हमको ये लोग कितना रुपया दिया था? 60,000। क्या पूरा 60,000 रुपया रख सकते थे हम कितना अलॉट किए? 15,000। तो 15,000 इंटू 2, 30,000 रुपया ही हम रख सकते हैं। यहां पे 80,000 इंटू 2, 1,60,000 रुपया ही हम रख सकते हैं। यानी कि कितना रख सकते हैं? देखो रीवेरीफाई करो। 1,00,000 इंटू 2, 2,00,000 रुपए एप्लीकेशन मनी होना चाहिए था। 2,00,000 रुपए एप्लीकेशन मनी है। कोई दिक्कत चल रहा है यहाँ पे? नहीं चल रहा।
अब आए फिफ्थ कॉलम में, हम फिर से सब कुछ समेटेंगे। देखो अभी हम जो कॉलम का बात कर रहे हैं सिर्फ उस कॉलम में ध्यान होना चाहिए, ठीक है। एक बार हम अभी रिकैप करवा ही देते हैं। फर्स्ट कॉलम में क्या, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। सेकंड कॉलम में क्या, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। थर्ड कॉलम में क्या, रुपीज रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। फोर्थ कॉलम में क्या, रुपीज रिक्वायर्ड फॉर अलॉटमेंट, जो मिलना चाहिए था। अब फिफ्थ में ये दोनों को माइनस करो। अरे हम 5000 शेयर मांगा था, पूरा 5000 दे दिए, 1 रुपया ज्यादा है इसका, एक्सेस में 0। दूसरा में 30,000 मांगा था लेकिन 15,000 दिए, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होगा ना, देखो है 60 माइनस 30, कितना एक्स्ट्रा है 30। और यहां पे 6,40,000 माइनस 1,60,000, कितना एक्स्ट्रा है 6,40,000 माइनस 4,80,000, 4.8 लाख। कोई दिक्कत? एक्स्ट्रा पैसा कितना है पता चल गया ना। अब क्या करें इस एक्स्ट्रा पैसा का, बताओ ना भैया। बात ऐसा है कि दोनों में इन लोग अलग अलग कहानी बोला। पहला में बोला कि जो सरप्लस है ना वो अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा 30,000 वाला कैटेगरी के लिए, तो हम लोग इसका काम कर दे क्या। पहले क्या बोला, 30,000 वाला एडजस्ट हो सकता है। यहां पर आएगा मजा। एक बात बताओ, तुमसे हम मांगने वाले हैं 25,000 रुपया, क्या हम पूरा 30,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट कर पाएंगे? नहीं ना पाएंगे। तो हम लोग पहले चेक कर ले एक बार दिमाग में, ये काम दिमाग में करना है कि कितना मांगना है अलॉटमेंट पे, कितना मांगना है, कितना रुपया करके। आ गया भैया दिक्कत। अब हम क्या करें बताइए, अलॉटमेंट में इंटू 5 करें या इंटू 1 करें? क्या हम प्रीमियम का पैसा को भी एडजस्ट कर सकते हैं या फिर नहीं? नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कितना है यहां पे 5 रुपया ना, तो 5 इंटू क्या 15,000, कितना होगा 75,000। हमको तुम लोग से 75,000 मांगना है, तुम 30,000 देके रखा हुआ है, क्या पूरा 30,000 एडजस्ट कर सकते हैं क्या हम? हाँ। फिर क्या करेंगे हम, तुमसे कितना मांगेंगे 45 मांगेंगे। तो पूरा क्या किया हम 30,000 एडजस्ट कर दिया और बाद में 45 मांगेंगे। कुछ रिफंड करना पड़ेगा क्या? ठीक है, क्लियर। उसके बाद एक्स्ट्रा हम लोग के पास 4,80,000 पड़ा है। अलॉट कितना किए 80,000। हम 80,000 पे अलॉटमेंट का 5-5 रुपया करके मांगेंगे। कितना मांगेंगे 4 लाख। मेरे पास पड़ा कितना है, समझ में आ रहा है कुछ? 4 ही लाख रुपया एडजस्ट कर सकते हैं हम क्या? 4,80,000 एडजस्ट कर सकते हैं? नहीं, हम मांगे 4 लाख रुपया सकते हैं। यही तो समझाना चाह रहे थे हम लोग। दिमाग में किए ना, क्या किए, अलॉटमेंट इंटू अलॉटमेंट जितना मनी है वो बड़ा दिखाना। अब जो एक्स्ट्रा है वो क्या करेंगे भैया, 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कॉल्स में एडजस्ट कर लो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देखना होगा। बोला द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिटेन्ड बाय द कंपनी, एक्सेस वाज रिटर्न। तो कॉल में एडजस्ट मत करो, रिफंड कर दो। कितना 80,000। ठीक है, अब हम एक बार रिकैप करवाएंगे और फिर तुम लोग को टाइम देंगे, तुम लोग ये टेबल बनाओ। ठीक है, पहला वाला में क्या किए भैया, पहला वाला में आप शेयर्स अप्लाइड लिखे, दूसरा वाला में शेयर्स अलॉटेड लिखे, और पहला और दूसरा नंबर है कि रुपीज है, नंबर है। फिर थर्ड कॉलम में एप्लीकेशन पे कितना मिलना चाहिए था। सिंपल स्टेप है, कॉलम नंबर 1 इंटू एप्लीकेशन का रुपीस। फिर उसके बाद फोर्थ कॉलम में आप एक्चुअली कितने के हकदार हैं। सिंपल स्टेप है, कॉलम नंबर 2 इंटू एप्लीकेशन का रुपीस। उसके बाद क्या किए, कितना एक्स्ट्रा मिला, ये थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम को माइनस कर दो। ठीक है, अब अलॉटमेंट में कॉल में एडजस्ट करो, कुछ बच रहा है तो रिफंड करो। एडजस्ट करने बोलेगा तभी एडजस्ट करना। क्वेश्चन बोल रहा है रिफंड करने तो रिफंड कर दो। जो क्वेश्चन बोले वो मेरा भगवान, हम वो करेंगे। क्या ये कहानी क्लियर है? फोर्थ वाले में तुम 5,000 शेयर अलॉट की थी, 5,000 पे एप्लीकेशन मनी कितना मिलना चाहिए था, 2 रुपया। 2 रुपया मिला है, खेल खत्म। दूसरा कॉलम में देखो 30,000 अप्लाई किया था, क्या हम सबको दिए हैं शेयर? नहीं, हम तो खाली 15,000 को शेयर दिए। बाकी 15,000 शेयर पे मेरे को 2-2 रुपया एक्स्ट्रा मिला ना, तो वही 30,000 मिलना चाहिए था, 60,000 मिल गया। एक्स्ट्रा कितना मिला 30,000। यहां पे 640 मिलना चाहिए था ना, कैसे 3,20,000 इंटू 2 कितना मिला है 6,40,000। मिलना कितना चाहिए था 80,000 इंटू 2 कितना हो गया 160।
तो जो एक्स्ट्रा मिला उसका कुछ एडजस्टमेंट करना होगा। और हमेशा एक्स्ट्रा के बाद दिमाग में एक कैलकुलेशन करना है कि क्या पूरा पैसा को अलॉटमेंट में यूज कर सकते हैं कि कुछ रिफंड करना है कि नहीं। क्या ये सारा बात याद रहेगा? एक बार ये वाला टेबल फटाक से बनाओ क्वेश्चन को पढ़ते हुए, जहां फंसेगा हमको बुलाओ, पूरा स्टार्टिंग से, ठीक है? ये टेबल बना लिए। आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझ लो कि बुक में टेबल अलग तरीके से बनता है, तुम लोग चाहो तो ये तरीका भी अप्लाई कर सकता है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। पहले वाले में नंबर, दूसरे वाले में नंबर, तीसरा चौथा तक सेम है। यहाँ पर एक्सेस नहीं लिख के सीधे लिख दिया अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट करना है, कितना रिफंड करना है, कितना ड्यू है और कितना मिला है अलॉटमेंट में। तो सारा खेल अलॉटमेंट का ही दिखाया है, बट मेरा जो टेबल है वो यूनिवर्सल है। कल को कॉल में भी पैसा एडजस्ट करना होगा उस टेबल से कर सकते हैं, ये अंतर है। हो गया? ठीक है, चलो ना एक बार इसका फटाफट जर्नल एंट्री पास करने में मदद करो मेरा। पहला एंट्री किस चीज का होगा भैया? एप्लीकेशन का पैसा आया ना, बैंक डेबिट टू। अब मेहनत ही नहीं करना है। कितना रुपया आया? 7,10,000। या ये थर्ड कॉलम वाले को कॉपी पेस्ट, 7 लाख, कोई दिक्कत? दूसरा कॉलम में क्या किए? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। बट हमेशा प्रोराटा में ये सेकंड एंट्री ही माथा दर्द होता है और कुछ नहीं। शेयर कैपिटल क्या बोला? हम वही लेंगे जिसके हम हकदार हैं। इस सारे कॉलम में हकदार रिक्वायर्ड वाला था ना, हम इसके हकदार थे ना। कितना रुपया? 2 लाख रुपया। यहां क्या आएगा? 2 लाख आ जाएगा। अच्छा, एट द सेम टाइम कुछ रिफंड किए ना, कितना? 80,000। तो क्या लिखेंगे? टू बैंक 80,000। लेकिन हम लोग को मिलना कितना चाहिए था शेयर एप्लीकेशन पे? कितना? देखो 7,10,000 का खेला हुआ ना। क्या करें अब हम लोग? क्या करें बोलो? ये जो एक्स्ट्रा है 4,30,000 ये क्या चीज का होगा? ये अलॉटमेंट में यूज हो गया, शेयर अलॉटमेंट। भैया हम नहीं मानते, तुम्हारा नहीं मानने से क्या होगा? ये देखो यहां पे हुआ ना 4,30,000 टोटल। तो ये वाला कहां जाता है? शेयर अलॉटमेंट में। ये वाला कहां जाता है? बैंक में। ये 7,10,000 कहां जाएगा? शेयर एप्लीकेशन में। और ये 2 लाख कहां जाएगा? शेयर कैपिटल में। हो गया याद? ठीक है। अगर तुम लोग चाहेगा तो तुम लोग अपने नोट्स में ना ये बात को लिख लेना, जिसको डाउट है तो। फिर थर्ड एंट्री क्या होगा? अब तो मजाक है। थर्ड एंट्री में शेयर अलॉटमेंट मांगेंगे कितना? हाँ ले, खुश? अभी भी गलत है क्या ना? शेयर अलॉटमेंट ड्यू की है तो क्या एंट्री? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी है। हकदार शेयर कैपिटल में कितना जाना चाहिए? 1 लाख। एक्स्ट्रा कितना है? टोटल कितना हुआ अलॉटमेंट? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब होगा कि यार भैया कुछ पैसा तो हम एडजस्ट कर चुके हैं, तो क्या तुम जब ड्यू का एंट्री मारेगा तब तुम एडजस्ट करेगा? देखो बुद्धि लगाओ, क्या होगा? हम मांग लिए सबसे पैसा, मेरे पास पैसा आया, कितना आया? बैंक अकाउंट डेबिट। भैया हम मांगे 5 लाख रुपया, लेकिन मेरे पास खाली 70,000 रुपया ही आया। क्यों? क्योंकि 4,30,000 तो यहां मिल चुका है। तो जो भी क्या बोल रहे ध्यान से समझो, एंट्री नंबर 3 में जो भी अलॉटमेंट है वो मांग लो पूरा, बट मिलेगा कितना? इतना हटाने के बाद। ठीक है? क्या हम लोग अलग से 4,30,000 का कैलकुलेशन दिखा रहे हैं? नहीं, नेट में दिखा रहे हैं टू शेयर अलॉटमेंट। क्या ये बात सबको क्लियर है? क्या किए? फिर से रिपीट कर रहे हैं। मांगेंगे तो पूरा पैसा, लेकिन आएगा पूरा नहीं, फिर हम टेंशन में आ जाएंगे। फिर हम वो टेबल देखेंगे तब पता चलेगा कि ओ ये तो कुछ एडजस्ट हो गया है। मांगेंगे पूरा, ड्यू होगा पूरा। गलती मत करना कि हम ड्यू भी उतना ही करें, 70 करें ना। मांगेंगे पूरा, और जितना मिल गया 4,30,000 मिल गया उसको हटा दो, बचा हुआ बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और इसके बाद फिर फाइनल कॉल मांगेंगे, फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल अकाउंट, और ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्या प्रोराटा टफ था? ये क्वेश्चन बन गया ना, 99% ऑफ क्वेश्चंस बन जाएगा। अब तुम लोग को 1-2 क्वेश्चन जो स्कैनर से और हम प्रैक्टिस करवा देंगे बाद में। अभी तुम लोग का ब्रेक है अराउंड 20 मिनट्स का, उसके बाद सब आना, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है? इट इज 2:46 राइट नाउ। क्या बोल रहे 2:46 ना, 3:05 तक सब आ जाना। ओके।